कैसे एक स्टूडेंट चूज करे कि कौन सा इंस्टीट्यूशन बेहतर है उसके कोर्स के लिए। किसी को अगर एमबीबीएस करना हो तो पहली चीज उसके माइंड में आएगा कि भाई एम्स जाएं आप। किसी को बीटेक करना हो तो डेफिनेटली उसको आप एम्स नहीं भेजना चाहेंगे। यू विल स्टार्ट लाफिंग एट मी रीजन बिहाइंड के वहाँ पे बीटेक के कोर्सेज नहीं होते हैं। मोर देन 20 एम्स इंडिया में हैं। अगर ओवरऑल पीएचडी की प्रोसेस में अगर 3 चेंजेस करने का मौका आपको मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? कि हम उन्हीं लड़कों को फिल्टर करके लाएं जो सच में डिजर्व करते हैं। प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, डेटा कलेक्शन कैसे होता है। आप एक थीसिस लिखते हैं, आप किसी टॉपिक पे डीपली रिसर्च करते हैं। मैं हूं आपकी मेजबान सईदा सफीना। आप देख रहे हैं एमसीजे मानू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खास प्रोग्राम उर्दू मीडिया 2.0। तो आए बगैर किसी ताखीर के डॉक्टर सिकंदर आजम साहब का खैर मकदम करते हैं और आज के इस बेहतरीन गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बहुत शुक्रिया। पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि हिंदुस्तान के आला तालीमी निज़ाम को आप किस तरीके से देखते हैं और तालीमी इदारे किस तरीके से समझने के लिए क्लासिफाई करेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान के अगर तालीमी निज़ाम को अगर आप देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल हम लोग एक ट्रांजिशन फेज़ में हैं। यानी कि अगर अभी से आप 20 साल, 30 साल, 50 साल की बात करेंगे तो उस वक्त गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा हुआ करते थे। अब भी हैं बट उस वक्त प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काफ़ी कम थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि आप कह लें जो रेगुलेटरी बॉडी है हिंदुस्तान की, ख़ासतौर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर के, आप कह सकते हैं यूजीसी है, आपका एआईसीटीई है जो टेक्निकल कोर्सेज के लिए है, एनएमसीज है। ग्रेजुअली जो है प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें इंटर कराया गया ताकि जिस हिसाब से हमारी आबादी है, जिस हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकें। तो हम अगर आप इसको कहेंगे शॉर्ट में तो बेसिकली हम ट्रांजिशन पीरियड में हैं जहाँ पे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। इंस्टीट्यूशन से मुराद मेरा बेसिकली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस को लेकर के है हायर एजुकेशन में। तो प्राइवेट और स्टेट फंडेड और सेंट्रली फंडेड इसका पूरा मिक्स सिस्टम है। बट ओवरऑल इसको जो कंट्रोल करता है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी भी हैं, उनको पूरी तरीके से ऑटोनॉमी नहीं दी गई है, बल्कि जो रेगुलेटरी बॉडी हैं जो उसको रेगुलेट करते हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन देते हैं, कौन से कोर्सेज स्टार्ट करने चाहिए, उसके मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, लैब है या नहीं, स्पेस कितना है, आपके पास फैकल्टी है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप कह लें कि जो मिनिमम गाइडलाइन है वो कहीं ना कहीं अभी फंड रन बाय या फिर रेगुलेट बाय जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। पार्टिकुलरली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो यूजीसी और अदर जो डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडी हैं वो गवर्न करती है। और अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें कि अगर उसको क्लासीफाई करना हो तो मेरे पर्सपेक्टिव में, हालांकि ऐसा कोई इसका कह लें कि थ्रेशोल्ड नहीं है, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कहूँगा कि पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इंडिया में समझने के लिए 4 कैटेगरी में आप उसको रख सकते हैं। यानी कि जो पहला वो कैटेगरी है जो, और फर्दर मैं इसको रैंकिंग नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा बेहतर है कौन सा बेहतर नहीं है, वो हम लोग बाद में बातें कर लेंगे कि कैसे डिसाइड करना, कैसे एक स्टूडेंट चूज़ करे कि कौन सा इंस्टीट्यूशन बेहतर है उसके कोर्स के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि पहला जो टॉप प्रायोरिटी आप रख सकते हैं, जो नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वो इंस्टीट्यूशन हैं जो पार्टिकुलरली सब्जेक्ट स्पेसिफिक इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सी फॉर एग्जांपल अभी मैं जैसा कि अभी बातें कर रहा था, अगर आपको किसी को अगर एमबीबीएस करना हो तो पहली चीज़ उसके माइंड में आएगा कि भाई एम्स जाएं आप। तो यानी अगर आप किसी को बीटेक करना हो तो डेफिनेटली उसको आप एम्स नहीं भेजना चाहेंगे। यू विल स्टार्ट लाफिंग एट मी रीजन बिहाइंड के वहाँ पे बीटेक के कोर्सेज नहीं होते हैं। तो इट्स वेल नोन है। तो उसी तरह से सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको एमबीबीएस करना है यानी कि मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई करनी है, एम्स हो गए। मोर देन 20 एम्स इंडिया में हैं। और आपको जो है इंजीनियरिंग करना है तो आप आईआईटी एनआईटी चले जाएं। फर्दर अगर डिफरेंट कंप्यूटर साइंस में अगर रिसर्च एंड अदर के लिए जाना है तो आप ट्रिपल आईटी हो गया। उसी तरह फैशन टेक्नोलॉजी में जाना है तो एनआईएफटी हो गया। जैसे स्पेसिफिक इदारों का इंतखाब। एग्जैक्टली जैसे इंडियन मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के लिए है। तो इस तरह से अलग अलग इदारे हैं जो सब्जेक्ट इस आपको अगर एमबीए करना है तो नो डाउट मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अदर इंस्टीट्यूशंस नहीं है, अदर इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बट मैं उन इंस्टीट्यूशन का नाम ले रहा हूँ जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो अगर आपको एमबीए करना है तो अदर इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बट आप आईआईएम का पहला नाम लेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का नाम लेंगे। तो ये पहला जो कैटेगरी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिस्टम का इंडिया का, मेरे पर्सपेक्टिव में वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रिसाइजली और कह लें कि
पूरी तरीके से सब्जेक्ट स्पेसिफिक को रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टीचिंग के लिए बनाया गया था। तो ये वो इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया। दूसरा इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी मोर देन 50 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में हैं, इंक्लूडिंग मानू जो है, और भी बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। मोर देन 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, चाहे वो सोशल साइंसेज का हो, साइंस का हो, ह्यूमैनिटीज़ का हो, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, इवन कि लॉ की पढ़ाई कई यूनिवर्सिटीज़ में एमबीबीएस भी है। तो ये सारा ये सेंट्रली फंडेड होता है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशन की जो भी मैं बातें कर रहा था, जो पहला कैटेगरी मैंने बताया, उसको भी फंड सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एम्स की फंडिंग, एनआईटी की फंडिंग, आईआईटी की फंडिंग, ट्रिपल आईटी की फंडिंग, आईएसआई हो गया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट हो गया, आईआईएससीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च है, आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस करके जो बैंगलोर में है, वन ऑफ द रिनॉन्ड इंस्टीट्यूशन। तो ये बेसिकली हो गया। तो दूसरी कैटेगरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया। तीसरी कैटेगरी आप समझने के लिए, समझने के पर्सपेक्टिव से आप ये कह सकते हैं, तीसरा कैटेगरी आप कह सकते हैं स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी, यानी कि अलग अलग स्टेट्स ने अपने ही स्टेट में फंड करके यूनिवर्सिटीज़ को स्टार्ट किया है। जैसे अगर आप तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, जेएनटीयू है। उसी तरह से अलग अलग स्टेट में अपने अपने स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी है, यानी कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, स्टेट गवर्नमेंट पे करती है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेंट्रल से फंड आता है, उनके बजट से आता है, जो एजुकेशन का जो बजट हर साल जो डिसाइड होता है। तो ये स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी, अगेन स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी में भी ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज होते हैं जो भी हमने नाम लिया, चाहे वो सोशल साइंस का हो गया, साइंस का हो गया, ह्यूमैनिटीज़ है, इंजीनियरिंग है, ये हो गया। तो ये भी स्टेट फंडेड है। चौथा कैटेगरी जो है आपका वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस कह सकते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई फंड नहीं करती है। इसमें पूरी तरीके से फंडिंग उनकी होती है जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्टार्ट करना चाहते हैं, और फ़ी भी वो डिसाइड करते हैं। हालांकि सर्टेन रेगुलेशन होता है कि फ़ी किस बेसिस पे डिसाइड होगा। तो चौथा कैटेगरी मैं कह सकता हूँ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं, जहाँ पे आप फ़ी काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आसानी से आप 10,000 20,000 में मास कम्युनिकेशन की कोर्सेज कर लेते हैं, और जो है बीए इकोनॉमिक्स कर लेते हैं 10-20 हज़ार रुपये, जो एजुकेशनल जो ट्यूशन फ़ी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इससे सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में इतनी कम फ़ी में, एग्जैक्टली, क्योंकि उसको गवर्नमेंट फंड नहीं करती। वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो लैब है, वहाँ पे अलग अलग जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड और टेक्निकल बैकग्राउंड में जो वहाँ पे एम्प्लॉई हैं, उनको पूरी की पूरी सैलरी जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दे रही होती है। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट उनकी सैलरी नहीं आती है। तो डेफिनेटली वो पैसा कहाँ से आएगा, स्टूडेंट से आएगा। तो उसके लिए क्या होगा, स्टूडेंट को फी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो ये ब्रॉडली 4 कैटेगरी मेरे माइंड में है। आई रिपीट वंस अगेन, नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी फंडेड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट। अगर कोई यूनिवर्सिटी जो है आंध्रा में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका स्टेट में है, बिहार में है, यूपी में है, बंगाल में, वहाँ की सरकार उसको फंड कर रही है। एंड देन लास्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, जिसको न गवर्नमेंट, ना ही स्टेट गवर्नमेंट, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फंड करती है। उसकी फंडिंग होती है स्टूडेंट से जो फ़ी कलेक्ट करते हैं, उसके ज़रिए उसकी फंडिंग होती है बेसिकली। सर, इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये बताइए कि सर पीएचडी क्या होता है और इसको करने का मेन पर्पस क्या होता है और क्या होना चाहिए आपके नज़दीक? देखिए, पीएचडी बेसिकली ये आप यूं कह लें कि पीएचडी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री है। जिस तरह से हम स्कूल स्टार्ट करते हैं, एक बच्चे के लिए स्कूलिंग होती है, पहले प्राइमरी स्कूल होता है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, फिर वो जो है कहीं ना कहीं यूजी में एडमिशन, अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है, मास्टर में एडमिशन लेता है, कई जगह पे अभी भी एमफिल है, फिर पीएचडी आते हैं। यानी कि पीएचडी वन ऑफ द, अगर कोई ये कहे कि मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ, मैं हाईएस्ट डिग्री तक जाना चाहता हूँ, तो आप उसको कह सकते पीएचडी कर लें। अगर हाईएस्ट डिग्री मैं एक्वायर करना चाहता हूँ तो पीएचडी आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री है जो लार्जली रिसर्च बेस्ड होता है। जैसे अगर आप कह लें कि आपने जब आप मास कम्युनिकेशन अगर आप यहाँ पे कर रहे हो, 3 साल का या 4 साल का प्रोग्राम हो, तो उसमें आप क्लासेस अटेंड करते हैं, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है, आपके इंटरनल्स होते हैं, एक्सटर्नल्स होते हैं, आप एग्ज़ाम के बेसिस पे आपके मार्क्स और ग्रेड मिलते हैं। लेकिन पीएचडी इन सबसे अलग है।
पीएचडी में लार्जली रिसर्च पे फोकस होता है। आप एक थीसिस लिखते हैं, आप किसी टॉपिक पे डीपली रिसर्च करते हैं। तो इसमें टेक्निकली जिस तरह से यूजी में 11th 12th यूजी पीजी में हमने पढ़ाई किया कि रेगुलर क्लास अटेंड करना है, 70-75% क्लासेस होगा, और जो इंटरनल एग्ज़ाम होंगे, एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम देना होगा सेमेस्टर में हर पेपर का, और पास होंगे, रिजल्ट होंगे, इस सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 2 जाएंगे, 3, 4, 5 और 6 जाएंगे। नहीं, इसमें लार्जली जो है पीएचडी में रिसर्च बेस्ड होता है। अब रिसर्च बेस्ड के लिए क्या हुआ है बेसिकली, उसको 2 कैटेगरी में, यानी कि क्या किया है बेसिकली कि कुछ आपको कुछ सब्जेक्ट को पढ़ाई करना पड़ेगा उसके लिए। जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी का है तो पहला साल पीएचडी में क्या करते हैं, क्लासेस होता है, और क्लासेस स्पेसिफिकली जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड होता है, और आपको रिसर्च पढ़ाया जाता है कि रिसर्च किया कैसे जाता है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, डेटा कलेक्शन कैसे होता है, उसको आप एनालिसिस कैसे करते हैं। उसके बाद पहले साल के बाद फिर आपका अगला 2, 3, 4 साल जो है पूरी की पूरी तरह आप किसी टॉपिक पर रिसर्च करते हैं, इन डेप्थ रिसर्च करते हैं। ये रिसर्च का आपका एक शॉर्ट में अगर आप कहें तो प्रोसेस होता है। तो सर पीएचडी में क्या करना जरूरी होता है अगर एकेडमिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं? तो क्या ऐसी चीज है, ये मैंडेटरी है कि आपको पीएचडी करना है, या पीएचडी के बगैर भी आप अपना करियर बना सकते हैं एकेडमिक? देखिए, अगर आप कैरियर पार्टिकुलरली एकेडमिक्स के फील्ड में अगर आप बात करें, और ख़ास तौर से अगर आप हायर एजुकेशन में बात करें, जैसे अगर आप ये कहें कि जो लोग टीचिंग में हैं, टीचिंग में जो लोग स्कूल लेवल पे हैं, मिडिल स्कूल में हैं, हाई स्कूल में हैं, उनके लिए पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। अगर उन्होंने बीएड कर दिया, डीएलएड कर दिया, किया है, एमएड किया है, तो एलिजिबल हैं वो स्कूल में टीचिंग के लिए। लेकिन अगर कोई हायर एजुकेशन में एकेडमिक्स में आता है टीचिंग के लिए, हायर एजुकेशन मीन्स कोई यूजी पीजी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, किसी को प्रोफेसर बनना है, एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, तो डेफिनेटली उसको पीएचडी करनी होगी। क्योंकि जब तक कि आप पीएचडी हाईएस्ट डिग्री, जब तक कि आप पीएचडी हाईएस्ट डिग्री नहीं होल्ड करेंगे, आपके अंदर वो टीचिंग रिसर्च बेस्ड टीचिंग की जो कैपेसिटी होगी। क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट को पढ़ाने जाएं, मास्टर लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाने जाएं, तो सिर्फ आप बुकिश नॉलेज दे करके नहीं आए, आप उसको एक डिफरेंट डायमेंशन और डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आप उनसे डिस्कशन करें क्लास में, तो उसके लिए आपका रिसर्च का होना ज़रूरी है। इसीलिए पीएचडी रिसर्च बेस्ड होता है। तो अगर आपको हायर एजुकेशन में एकेडमिक कैरियर बनाना है तो डेफिनेटली आपको पीएचडी बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि अगर आप पीएचडी नहीं करेंगे तो आपको, आपके लिए यहाँ पे सस्टेन करना, सरवाइव करना और अपनी जगह बना पाना हायर एजुकेशन के फील्ड में बहुत मुश्किल होगा। और वो मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि अगर आप पीएचडी का मतलब है रिसर्च करना, अगर आप रिसर्च नहीं करें तो रिसर्च करेगा कौन? क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्कूल का टीचर रिसर्च करे? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। जो या फिर मिडिल स्कूल के टीचर रिसर्च करें? रिसर्च हमें करना, क्यों करना है? क्योंकि हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट कई बार आपको पीएचडी की भी क्लास लेनी होगी, तो आपने पीएचडी की ही नहीं तो पीएचडी की क्लास कैसे लेंगे आप? कहीं ना कहीं यानी कि पीएचडी करने से हमें मजबूती मिलती है, हम इस तरह से स्टेबल हो सकते हैं कि हम जो आने वाले मुस्तकबिल में जो बच्चे हैं जो पीएचडी करेंगे, जो पीजी कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हम बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे अगर हम रिसर्च करके पढ़ाते हैं। बिल्कुल। और ये हमारी, अगर आप कह लें कि दूसरे तरीके से हमारी जिम्मेवारी भी है। अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, जैसा कि अभी मैंने कहा। और कोई भी सोसाइटी जो है, कोई भी सोसाइटी आप कह लें या कोई भी कंट्री कह लें आप, जब तक कि वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो कोई भी नेशन ग्रो कर ही नहीं सकता है। हर, चाहे वो किसी फील्ड में हो, चाहे वो आप कह लें कि चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ में ही क्यों ना हो, चाहे वो सोशल साइंस में है, मास कम्युनिकेशन में हो, यानी कि रिसर्च होना बहुत ज़रूरी, तभी वो एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज होता है। आप जो किताब कौन लिख रहे हैं? जो आप मास्टर लेवल पे जो मास कम्युनिकेशन आप पढ़ते हैं, या यूजी में जो किताबें हैं, जो लाइब्रेरी में जो इतनी बुक किताबें रखे, क्या वो प्राइमरी स्कूल के टीचर किताबें लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। कौन लिखेंगे भाई? तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? तो जो लोग हायर एजुकेशन में एकेडमिक कैरियर बनाना चाहते हैं उनको बिल्कुल पीएचडी करना ही चाहिए। और पीएचडी के साथ साथ उनको ये टेम्परामेंट होनी चाहिए कि मैं आगे रिसर्च कंटिन्यू रखूंगा। आप रिसर्च कंटिन्यू रखेंगे तभी तो बॉडी और नई नई चीज़ों को एडिशन कर पाएंगे। आज आप बहुत सारी किताबें आप जाकर लाइब्रेरी में देखेंगे जो रिसेंट पब्लिकेशन हुआ है। अक्सर ये न्यूज़ आता रहता है कि
किसी ने किताब लिखी, उसका पब्लिकेशन हुआ, तो किताब कैसे लिखेंगे आप, रिसर्च कैसे लिखेंगे, कोई नई चीज़ को कैसे लाएंगे आप फिल्म में? तो उसके लिए रिसर्च का होना बहुत ज़रूरी है और ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, जो लोग इस फील्ड में हैं उन पे ये जिम्मेवारी भी है कि रिसर्च को आगे फर्दर प्रोसेस करते रहें। तो सर पीएचडी करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और क्या होती है? नॉर्मली ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप जो है स्कूल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 11th-12th, उसके बाद जो इंटरमीडिएट के बाद आप यूजी पीजी, कई जगह पे एमफिल है, हालांकि एमफिल अब कंपलसरी नहीं, तो डायरेक्टली मास्टर के बाद जो है आप जिस कोर्स में भी अगर आपने मास्टर किया हो उसके बाद आप पीएचडी के लिए इनरोल हो सकते हैं। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आपने 4 साल के लिए रिसर्च बेस्ड अगर आपने 4 ईयर का यूजी किया है तो भी आप एलिजिबल होंगे। तो लार्जली आप कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज सेफर साइड बेहतर ये कि मास्टर करने के बाद आप पीएचडी के लिए इनरोल हो सकते हैं। हाँ, अब ये एक क्वेश्चन ज़रूर हो सकता है कि क्या सर डायरेक्टली मास्टर करने के बाद मेरी एडमिशन हो जाएगी पीएचडी में, क्या उसके लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया है, क्या कोई उसके लिए टेस्ट निकालना होगा मुझे, ये एक अलग चीज़ हो सकता है। बट मिनिमम क्राइटेरिया अगर आप बात करें तो कोई भी स्टूडेंट जिसने मास्टर किया है उसके बाद वो एलिजिबल है पीएचडी के टेस्ट में बैठने के लिए और एडमिशन लेने के लिए। से सारा प्रोसेस है। तो सर कुछ एक और सवाल ये है कि जो पीएचडी होती है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जहाँ तक मुझे इल्म है, तो इसको किस तरीके से होता है ये मतलब इसमें कितने साल लगते हैं? जब हम पीएचडी करते हैं, कोई भी एक तालिब इल्म पीजी करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, देन वो जाता है एनरोल होता है पीएचडी के लिए, तो उसमें कितने साल लगते हैं और उसमें ओवरऑल होता क्या है? Okay. देखिए ओफेन अगर हम आपसे ये बात करें, ठीक है कि कोई XYZ स्टूडेंट है वो अगर यूजी कर रहा है तो आपके माइंड में आएगा अच्छा वो या तो 3 साल का प्रोग्राम होगा या 4 साल का होगा। अगर नया प्रोग्राम होगा एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगा तो 4 साल होगा। जैसे ही अगर हम बोलते हैं कि कोई इंटरमीडिएट कर रहा है तो आपके माइंड में आता है कि वो 2 साल का प्रोग्राम है। मास्टर की बात करते हैं तो तुरंत आपके माइंड में होगा कि 2 साल का प्रोग्राम है। बट जब पीएचडी की बात आती है तो ऑफन स्टूडेंट कन्फ्यूज बेसिकली कि आखिर वो कितने साल का होता है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये रिसर्च बेस्ड होता है और कई बार क्या होता है ना कि रिसर्च की लिमिटेशन नहीं होती है। लिमिटेशन इन द सेंस के आप ये कह लें कि ये एग्जैक्ट डेडलाइन बना देना कि हाँ आपका आप एक सेमेस्टर ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम लीजिए जैसा कि सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है और आप डिग्री, वैसा रिसर्च में नहीं हो पाता है क्योंकि आप उसको हर रिसर्च अपने आप में अपने आप में यूनिक रिसर्च होता है, यूनिक टॉपिक होता है। अब उसके लिए डेडलाइन, हाँ एक सर्टेन गाइडलाइन ज़रूर है। गाइडलाइन ये है बेसिकली टू मेक इट ईजी फॉर द स्टूडेंट, वो ये है कि पहला साल आपका कोर्स वर्क होता है। कोर्स वर्क वो बेसिकली कुछ भी नहीं है, वो सिंपल जो रिसर्च से रिलेटेड जो आपको ज़रूरत पड़ सकता है, मेथडोलॉजी, सैम्पलिंग टेक्निक्स, रिसर्च क्या होता है, प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, डेटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं, सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं, तो उसके बेस पे आप कह सकते हैं कि 1 साल का कोर्स वर्क होता है। कोर्स वर्क एक टिपिकली वैसा ही क्लास होता है जैसे आपका यूजी पीजी लेवल पे होता है और आपको वो सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ता है जिसकी ज़रूरत आपको रिसर्च के दौरान पड़ेगी। ये तो 1 साल हो गया। अब जैसे ही आपका 1 साल ख़त्म हुआ, आप क्वालिफाई कर गए, एडमिशन के बाद आपका क्लास होगा 1 साल तक, कहीं पे 6 महीने भी उसको हम लोग वो कंप्लीट करने के बाद आप फिर आपको एक सुपरवाइज़र असाइन होते हैं। अब सुपरवाइज़र और आप मिलकर के ये डिसाइड करेंगे या फिर और भी कुछ एक्सटर्नल मेंबर भी होते हैं जिनको हम लोग डॉक्टरल एडवाइजरी कमेटी कहते हैं, वो एक कोई स्पेसिफिक टॉपिक डिसाइड करेंगे और टॉपिक वो काफ़ी नैरो टॉपिक होगा। नैरो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही प्रिसाइज टॉपिक होगा। बेसिकली प्रिसाइज मुराद ये है मेरा कि बहुत ब्रॉडर टॉपिक नहीं होगा। और वो टॉपिक डिसाइड करने के बाद आप जो है और टॉपिक डिसाइड जब करते हैं तो आपको ये देखना होगा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये टॉपिक क्यों डिसाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखूं कि मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के फील्ड में वुमेन्स की प्रेजेंस क्या है तेलंगाना स्टेट में, तो ये बहुत स्पेसिफिक है। कैसे स्पेसिफिक है? एक तो ये है कि हम पूरे वर्ल्ड को नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इंडिया में भी स्टेट का लाया, स्टेट में भी हमने वोमेन को लिया, वोमेन में भी हमने किसको प्रिसाइजली हम देख रहे हैं कि कैरियर इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, यानी कि जर्नलिज्म के फील्ड में औरतें तो बहुत सारे फील्ड में काम कर रही हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रही हैं, मेडिसिन के फील्ड में काम कर रही हैं, कॉर्पोरेट में काम कर रही हैं, टीचिंग में काम कर रही हैं। लेकिन मैं औरतों को तेलंगाना स्टेट में सिर्फ औरतों का पार्टिकुलरली जर्नलिज्म के फील्ड में उनका क्या रोल है,
क्या कह लें कि उनका क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को, कि क्या प्रेजेंस है। अगर 100 लोग अगर मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं, मीडिया में, तो 100 में कितनी मतलब औरतें हैं, अलग से उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है, और फर्दर उनकी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है, यानी कितना फिनेंशियली साउंड इनफ हैं वो। तो ये बेसिकली एक प्रिसाइज टॉपिक होता है। अब हम ये रिसर्च क्यों कर रहे होते हैं? ये रिसर्च हम इसलिए भी करेंगे ताकि हम ये चाहते हैं कि हर फील्ड में औरतों की प्रेजेंस हो। हर फील्ड से मुराद ये है कि हमें औरतों को भी इनकरेज करना होगा, उन्हें मौका देना होगा कि मेन स्ट्रीम में आएँ और अलग अलग डोमेन में अपनी प्रेजेंस बनाएं। तो उस अलग अलग डोमेन में प्रेजेंस बनाने के लिए अगर हम रिसर्च करके कुछ आउटपुट लाते हैं कि ये चैलेंजेस हैं औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए, जिसकी वजह से ये मास कम्युनिकेशन में बहुत सारी लेडीज़ या औरतें नहीं आ पाती हैं, तो हम उसके टुवर्ड पॉलिसी बना सकते हैं। जैसे अगर एक और मैं एग्जांपल दूं, मिड डे स्कूल का आपने सुना होगा, जो पूरे आप जो कह लें कि स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में चलते हैं, वो रिसर्च आउटकम का है। यानी कि किसी ने रिसर्च किया और उसको ये अंदाज़ा हुआ कि गांव में स्कूल, जो सरकारी स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर भी बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल में। तो आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उनको लगा कि नहीं, ऐसा करते हैं कि क्यों नहीं, उनको स्टडी करने के बाद लगा कि नहीं, ये वो इतने गरीब बच्चे हैं कि जिनके माइंड में तालीम की अहमियत ना उनके माइंड में, ना उनके पेरेंट्स के माइंड में है। तो अब उनको हमें कुछ ना कुछ, हाँ, तो उनके लिए वो तो 3 वक्त के खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स गांव में, मैं रिमोट गांव की बात कर रहा हूँ, उनके बच्चों को मैं कैसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कोई स्कूल में आकर के बैठे? उनके पेरेंट्स खुद नहीं पढ़े लिखे हैं। तो अब उनको क्या भाई, उनका सबसे पहली ज़रूरत क्या है किसी बच्चे की? खाना। ठीक है, तो हम चलिए हम दोपहर का खाना देंगे। शायद उसी लालच से बच्चे आए, स्कूल में बैठे, कुछ तो पढ़ें, टीचर भी उनको पढ़ाने की कोशिश करें। फिर उनको आगे खाने के बाद क्या चाहिए? उनको ड्रेस चाहिए, वो भी सरकार दे रही है। उनको बैग चाहिए, उनको किताबें चाहिए। तो ये एक रिसर्च, जब हम रिसर्च की बात करें तो मैं सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मेडिकल फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सोशल साइंस के रिसर्च का ये आउटकम है, जहाँ वो पॉलिसी टूवर्ड्स लेकर के आते हैं। अब जैसे फूड सिक्योरिटी बिल है अपने हिंदुस्तान में, यानी कि वो ये मानना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3 वक्त का उनके घर पे खाना नहीं है, तो एक कोटा सिस्टम आया कि उनको, वो डिज़र्व करते हैं कि उनको 5 किलो 10 किलो चावल दिया जाना चाहिए। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, हालांकि टॉपिक से थोड़े भटके हैं हम लोग, लेकिन ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि रिसर्च का आउटकम होता है। उसके एंड में आप इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी मेकिंग लेकर के आते हैं कि हम अगर हैदराबाद में औरतों का प्रेजेंस मीडिया सेक्टर में बढ़ाना चाहें, तो रिसर्च के बाद हम लेकर के आते हैं कि आखिर वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या बेनिफिट देना पड़ेगा, किस तरह से हमें उनको प्रमोट करना पड़ेगा। ये बेसिकली एक रिसर्च का पर्पस होता है। तो 1 साल कोर्स वर्क, उसके बाद रिसर्च स्टार्ट होगा। तो सबके टॉपिक अपने आप में एक यूनिक टॉपिक होते हैं। अब यूनिक टॉपिक होता है और रिसर्च होता है। तो यहाँ पे आपने जैसा कि मुझे सवाल किया था, मेरे जहन में है, आपने कहा कि नंबर ऑफ ईयर क्यों नहीं डिफाइन होते हैं। ये बड़ा मुश्किल है बता पाना कि कितने साल में पीएचडी उसका, इस पे हाँ ये ज़रूर है कि मिनिमम 3 साल है। एज पर यूजीसी मिनिमम 3 साल है। 1 साल आप कोर्स वर्क करेंगे या 6 महीने कोर्स वर्क करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। कहीं पे 6 महीने भी है, कहीं पे 1 साल भी है, ज़रूरत के बेस पे। और टोटल मिनिमम 3 साल होना चाहिए। 3 साल से पहले आप पीएचडी की डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। मैक्सिमम अगर आप पूछेंगे तो 4, 5, 6, 7 साल भी ये जा सकता है, क्योंकि रिसर्च, आपका रिसर्च डिपेंड करता है। अगर किसी ने टॉपिक ले लिया कंपैरिजन आंध्रा वर्सेस तेलंगाना, अब उसका टॉपिक तो वाइड हो गया। आप तो रिसर्च कर रही हैं सिर्फ तेलंगाना के औरतों का प्रेजेंस या कंट्रीब्यूशन मीडिया सेक्टर में। हमने टॉपिक ले लिया आंध्रा वर्सेस तेलंगाना, ये 2 स्टेट में कंपैरिजन औरतों का प्रेजेंस मीडिया सेक्टर में। अब मेरा तो बड़ा हो गया एरिया, पूरे आंध्रा को कवर करना पड़ेगा, मुझे दोनों जगह से डेटा लेना पड़ेगा। आपको तो सिर्फ तेलंगाना से लेना पड़ेगा। तो हमारा स्कोप बढ़ गया, यानी कि हमारा डेटा कलेक्शन में टाइम ज़्यादा लगेगा। हमको आंध्रा में जाना होगा ना, आंध्रा में जाकर के वहाँ के औरतों से मिलना होगा जो मीडिया में हैं, और जो नहीं भी काम कर रहे उनसे ही पूछना होगा कि आपने, अगर कोई वहाँ पे मान के चलिए कोई इंजीनियर है लेडी, कोई डॉक्टर है लेडी, कोई टीचर है लेडी, उनसे मैं ये सवाल कर सकता हूँ कि आप मीडिया में क्यों नहीं गई, आखिर आपको उसमें क्या चैलेंजेस दिखा, या जो मीडिया में हैं
या जिन्होंने छोड़ दिया जॉब करके मीडिया, मैं उनसे तो अब मेरा लोकेशन, अगर आप सैंपल साइज देखेंगे तो बड़ा हो गया। तो अगर आप 1 साल में डेटा कलेक्ट कर, अगर मान के चलिए अगर आप अपना रिसर्च 2 साल में कंप्लीट कर रहे हैं तो चांसेस है कि मेरा आपसे ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए कभी भी मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स हैं, आई रिपीट, वो कितने हैं, 3 साल, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स डिफाइन नहीं है। बट ये नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होता है कि आप 5 साल में कर लें, ये एक्सपेक्टेशन है। नहीं करते क्योंकि जिसके मिनिमम किया गया है, फॉर एग्जांपल आपने सीखा किसी के टॉपिक बहुत इजी है तो वो 2 साल कर लिए, लेकिन ठीक है वो 3 साल ले गए, तो उनका बेहतर है। क्योंकि मैंने हम सब देखते हैं अक्सर कि कोई 3 साल करते हैं, कोई 2 साल में कहते हैं कि मैंने कंप्लीट रिसर्च कर ली है, अब इसको सबमिशन करना जो वो प्रोसेस होते हैं उसमें लगे कोर्स वर्क के बाद वो 2 साल वो कहेंगे। हाँ हाँ, और कोई 5 साल से ज्यादा भी कर पाते हैं, बिल्कुल हम देखते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता सर कि ये जो मिनिमम लगा दिया गया है लेकिन मैक्सिमम नहीं लगाया गया, तो इस बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होते? क्योंकि बहुत लोग सोचेंगे कि अभी तो बहुत वक्त है। हाँ, तो उसके लिए क्या है, बेसिकली यूजीसी ने और हर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस क्या करती है कि एक डैक की कमेटी बनती है, डॉक्टरल एडवाइजरी कमेटी। कहीं पे हम लोग उसको डीसी भी बोलते हैं, कहीं पे डैक भी बोलते हैं। डीसी इज़ द डॉक्टरल कमेटी हो गया, या डॉक्टर एडवाइजरी कमेटी। उसमें क्या होगा कि आपके एक सुपरवाइज़र हैं जिनको हम लोग गाइड कर लें, आप एक कैंडिडेट है पीएचडी के, उसके अलावे 2 और लोग, 2 या 3 लोग और उस कमेटी में होंगे जो हर 6 महीने पे आपके रिसर्च को रिव्यू करेंगे कि आपने कितना काम किया, कितना काम बाकी है, कितना काम आपका लेंदी है। तो जो एक्सटेंशन जो मिलता है ना, वो डैक कमेटी का अप्रूवल होना ज़रूरी है। मैं ही नहीं डिसाइड करता हूँ कि अच्छा नहीं मेरा टॉपिक बहुत लेंदी है तो मुझे 4, 5, 6 साल लग जाएगा, नहीं। वो हमें डैक अप्रूवल देंगे, वो प्रोफेसर्स अप्रूवल देंगे कि हाँ, डिपेंडिंग ऑन कि मैं कैसे जस्टिफाई कर पा रहा हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं अभी तेलंगाना के मैं 10 डिस्ट्रिक्ट में मैंने विजिट किया है, आंध्रा का भी मेरा कम से कम 15-20 डिस्ट्रिक्ट बाकी है विजिट करना, डेटा लेना, और ये अपने आप में एक लॉन्ग लेंदी वर्क है, इतना छोटा नहीं है। तो जब मैं उनके सामने जब मैं प्रेजेंट करूँगा, हर 6 महीने पे रिव्यू पेश करूँगा मैं कि मैंने क्या किया पिछले 6 महीने में, तो उसके बेस पे वो अप्रूवल देते हैं कि हाँ इसको एक्सटेंशन फर्दर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बट नॉर्मली है 3 से 5 साल, ये नॉर्मल अजम्पशंस है। अगर इसको आप समराइज करने की कोशिश करें पूरे डिस्कशन को तो 3 से 5 साल। इसीलिए अगर आप देखेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे बाद में फेलोशिप को लेकर के, फेलोशिप 5 ही साल दी जाती है। मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि हिंदुस्तान में एडमिशन का, पीएचडी के एडमिशन का प्रोसेस क्या है, और प्रोसेस में उसके बाद जब एडमिशन हो जाती है तो क्या फेलोशिप मिलती है, और मिलती है तो किस तरीके की फेलोशिप मिलती है, और फिर पीएचडी कैसे, वो कौन से लोगों को चूज करना चाहिए पीएचडी में एनरोल होने के लिए? ओके, तो बेसिकली एक साथ आपने 3 सवाल पूछे हैं। वो कौन से लोग हैं जिनको पीएचडी की तरफ जानी चाहिए, पहला सवाल। पीएचडी में एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है, दूसरा। तीसरा आपने फेलोशिप को लेकर के पूछा। तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं कि आखिर किन लोगों को आना चाहिए पीएचडी में। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं होता है, ओके, वो उन्होंने कहा कि हमारी पढ़ाई हो गई। इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब पीएचडी करते हैं और हायर एजुकेशन में जब आते हैं, एकेडमिक्स में, जैसा कि आपने सवाल किया था क्या ज़रूरी है पीएचडी करना, तो मैंने क्या कहा था कि पीएचडी रिसर्च की शुरुआत है। एक बार अगर आप पीएचडी करने के बाद हायर एजुकेशन के एकेडमिक्स में जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके आते हैं, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप रिसर्च कंटिन्यू करते रहें। रिसर्च कंटिन्यू करने से मतलब क्या है कि आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, थ्रू आउट द लाइफ आपको पढ़ते रहना होगा। आप तभी तो रिसर्च करेंगे, आप पेपर लिखेंगे, आप किताब लिखते रहें। तो किताब लिखते रहने से क्या मुराद है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि बहुत सारा, तो ये है यानी कि आपको हायर एकेडमिक्स में वही लोग आएँ, पीएचडी में उन पीएचडी जो डिग्री है उन लोगों के लिए सूटेबल है जो अपने आप को पढ़ाई में इंटरेस्ट कंटिन्यू है उनका, कंटिन्यू। एक होता है ना कि कई बार आप देखते हैं कुछ बच्चा नहीं, बस मैं किसी तरह से बीटेक कर लूँ फिर मैं अपना जॉब करूँगा, मौज मस्ती, मुझे पढ़ना नहीं है। हाँ, ये अच्छे खासे लोग ऐसे ही है बेसिकली, उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता बेसिकली। तो वैसे लोग तो बिल्कुल ना आए। कई बार आप देखते होंगे कि घर पे कुछ ऐसा बच्चा भी होता है, घर पे जो जिसका, या फिर घर पे फैमिली मेम्बर में कुछ ऐसे लोग जिनकी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा, हालांकि वो उनकी एज 40 ईयर्स हो गई, 45 हो, लेकिन उनके आप जाएंगे रूम में तो बुक्स रखे होते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा। तो वैसे लोग, एज बार नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि यानी कि 40-45 के एज में भी वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। एक प्रोफेसर सर है, तो
वो हमारे रिलेटिव में ही आते हैं, लेकिन उनके घर पे मैं गई थी अभी छुट्टियों में, तो उन्होंने दिखाया कि वो पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मेरी एक बुक रखी हुई, इसको मुझे कंप्लीट करनी है अभी भी, और वो कह रहे हैं कि मेरी एक आदत सी लग गई है। एग्जैक्टली मैं जब यही। रिसर्च कर रहा था या जब मैं पढ़ाता था तो मुझे अभी भी आदत सी लग गई, मैं अभी भी पढ़ता हूँ। बिल्कुल, तो यानी कि आपने ये वर्ड सही कहा कि जिनको पढ़ने की आदत है, और ये जिसको कह ले आप ऐसे कह लें कि जिसको पढ़ने की भूख है, जिसके अंदर एपेटाइट है बेसिकली, तो ये अगर जिस किसी भी स्टूडेंट के अंदर है, ऐसा उसका नेचर है कि नहीं, उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, पढ़ाने में भी मज़ा आता है, किसी चीज़ को डेप्थ रिसर्च करने में मज़ा आता है, तो बिल्कुल उसको इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि पीएचडी जो है पूरी तरीके से रिसर्च ओरिएंटेड है, और बिल्कुल वैसे लोगों को इसमें आना चाहिए। जिसको बिल्कुल पढ़ने पढ़ाने में मन नहीं लगता है, जिसको लगता है बस किसी तरह मेरा हो गया, अब मैं कॉर्पोरेट में जा रहा हूँ, जॉब करूँगा, कमाऊँगा, पैसा कमाऊँ, मुझे किताब से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है अपने फील्ड का, तो वैसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो ये पहला सवाल। दूसरा, आपने एडमिशन प्रोसेस को लेकर के पूछा था। एग्जैक्टली। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि यूजीसी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रूल एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करती है एडमिशन को लेकर के, अलग अलग क्राइटेरिया है। तो मिनिमम क्राइटेरिया जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया इससे पहले कि मास्टर होना चाहिए, या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू अगर 4 ईयर्स रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है तो दे आर आल्सो इक्वली एलिजिबल। अब उनको क्या करना होगा कि सिर्फ मास्टर कर लेने से आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा पीएचडी में, आपको टेस्ट क्रैक करना पड़ेगा। और जो वाइडली नोन टेस्ट इंडिया में है, जिसको हम लोग नेट जेआरएफ कहते हैं, नेट जेआरएफ साल में 2 बार होता है, जो यूजीसी की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है। यूजीसी किसी और बॉडी एनटीए से कंडक्ट कराती है, डेट्स बट लार्जली यूजीसी ही उसका मेन कह लें कि मदर ऑफ कंडक्टिंग द टेस्ट है। तो वो नेट जेआरएफ का टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, बेसिकली एमसीक्यूज बेस्ड होता है, और उसके बेस पे जो आपका जो रैंक या फिर नेट अगर आपने क्रैक कर लिया, आप अगर पास कर जाते हैं, वो एक तरह का कह लें कि इंट्रेंस बेस्ड है बेसिकली। ओके, और उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में आप एलिजिबल हैं कि वहाँ आप एप्लीकेशन दें, उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे। हालांकि ये भी मैं बताता चलूँ यहाँ पे कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, एडमिशन के लिए अपना कंडक्ट कराते हैं। और यूजीसी ने ये छूट दे रखी है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी में किसी का, तो अगर किसी के पास नेट या जीआरएफ है तो उसको डायरेक्टली आप इंटरव्यू के लिए बुला लें, यानी कि उसको किसी और एग्जाम से एग्जेम्प्ट कर दें आप डायरेक्टली, उसको फिर से एग्जाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक वो है। अगर किसी के पास नेट जेआरएफ नहीं है तो कई बार यूनिवर्सिटी अपना अपना टेस्ट कंडक्ट कराती है पीएचडी के लिए, एमसीक्यूज बेस्ड जो होता है वो एंट्रेंस कंडक्ट कराती है। तो ये हुआ पहला फेज। सिलेबस किस तरह से डिजाइन होते हैं, वो नेट जेआरएफ से डिफरेंट होते हैं या? हाँ, नहीं, मोस्टली सिलेबस आप कह लें कि नेट जीआरएफ के पैटर्न पे ही होता है। और नेट जीआरएफ का पैटर्न ये है बेसिकली सिलेबस का कि पहला पेपर उसमें जो है वो आरएम से रिलेटेड होता है, जिसमें आपका रिसर्च को एप्टीट्यूड वगैरह के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। फिर जो है दूसरा पोर्शन आप यूँ कह लें सब्जेक्ट स्पेसिफिक है क्या, जिसमें सी फॉर एग्जांपल अगर कोई मास कम्युनिकेशन के लिए नेट जीआरएफ लिख रहे हैं तो उनके लिए अलग क्वेश्चंस होगा, कोई अगर कह ले इकोनॉमिक्स के लिए है तो उनके लिए क्वेश्चन अलग होगा। तो पहला पेपर सेम होता है, दूसरा पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो ये है, अगर आपका नेट जीआरएफ है तो डायरेक्टली आप क्वालिफाई कर जाते हैं इंटरव्यू के लिए। नेट जीआरएफ नहीं है तो कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो अपना टेस्ट कंडक्ट कराती है, और उसके बाद टेस्ट अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू, यानी कि टेस्ट के बाद चाहे वो टेस्ट नेट जीआरएफ का हो या यूनिवर्सिटी का अपना, यानी कि टेस्ट में आपको अपीयर होना ही होना है। बगैर टेस्ट के आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो पहला फेज क्या बताया मैंने? टेस्ट, चाहे वो यूनिवर्सिटी का अपना एग्जाम हो या नेट जीआरएफ हो। हालांकि इसमें और भी है, आईसीएसएसआर का अपना साइंस का फील्ड का होता है, आईसीएमआर का अपना फील्ड होता है, मेडिकल का होता है, उस पर हम बाद में आएंगे। एक ये, उसके बाद फॉलोड बाय इंटरव्यू, टेस्ट के बाद इंटरव्यू आपको फेस करना होता है, जिसमें इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे, पैनल आपसे पूछेगा कि आप आपके रिसर्च को लेकर के, कि आप रिसर्च के बारे में कितना नॉलेज रखते हैं, किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, क्या आपके पास कोई प्रपोजल है। हो सकता है पहले ही किसी ने प्रपोजल बना रखा हो कि हम तेलंगाना के वुमेन पे काम करना चाहते हैं, उनके वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहते हैं, कुछ भी टॉपिक हो सकता है बेसिकली। तो
इंटरव्यू क्रैक होने के बाद फिर आपको एडमिशन मिल जाता है। एडमिशन मिलते ही मैंने क्या बताया कि पहला 1 साल कोर्स वर्क, 1 साल या 6 महीना, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह का टॉपिक ले रहे हैं, उस बेसिस पे जिस तरह से आप इंटरव्यू में आप बताते हैं कि मैं किस तरह का टॉपिक कंटिन्यू करना चाहता हूँ रिसर्च में, कोर्स वर्क करने के बाद आपका फिर रिसर्च का काम स्टार्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उस तो ये बेसिकली ये एडमिशन का प्रोसेस है। आई रिपीट, इन ए शॉर्ट, एंट्रेंस फॉलोड बाय इंटरव्यू, देन कोर्स वर्क, देन आपका रिसर्च स्टार्ट हो जाता है। इंटरव्यू क्रैक करते ही आपका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन होने के बाद क्लासेस स्टार्ट होते हैं। ये वही क्लास हैं जो रेगुलर क्लास होता है, जिसको हम कोर्स वर्क नाम दे रहे हैं। फिर अपना एक टॉपिक मिल गया, एक सुपरवाइजर हैं, एक डैक मीटिंग, डॉक्टर एडवाइजरी कमेटी के 2-3 लोग हैं। आप अपना रिसर्च कंटिन्यू कीजिए। हर 6 महीने पे एक मीटिंग होगी जहां आपको प्रेजेंट करना होगा कि आपने क्या किया अब तक, क्या नहीं किया, क्या बाकी है करने को, क्या ये टॉपिक सही है, क्या ये मेथड जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस रिसर्च के लिए वो सही है। ये बेसिकली उस तरह से प्रोसेस होता है। तो ये एडमिशन के प्रोसेस, और उसके बाद जो क्या क्या फॉर्मेलिटी है वो। अच्छा, उसके बाद फिर आप थीसिस को सबमिट करते हैं। एक बार आपका रिसर्च जो है डन हो गया तो आपको उसको राइटअप के फॉर्म में होगा, जिसको हम थीसिस बोलते हैं। वो थीसिस आपका सबमिट होगा। थीसिस जब सबमिट होगा तो वो 2 एक्सटर्नल, नॉर्मली 2 अलग अलग जगह पे आपका वो इवैल्यूएशन के लिए जाता है। यूनिवर्सिटी में नहीं, यूनिवर्सिटी से बाहर जाएगा। जिस यूनिवर्सिटी में आप जहाँ से पीएचडी कर रहे हो वहाँ से बाहर जाएगा, और आपको बताया भी नहीं जाएगा कि वहाँ कहाँ जा रहा है। वो अनोनिमस पीपल जो प्रोफेसर्स हैं, जो उससे रिलेटेड जिनकी एक्सपर्टाइज है, हो सकता है कि आईएमसी के प्रोफेसर के पास जाए। अब किसके पास जाएगा आपको नहीं बताया जाएगा। वो वहाँ इवैल्यूएट करेंगे और वो देखेंगे कि क्या क्या सही है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या उसमें मेजर कुछ गलती है या माइनर है। अगर माइनर गलती है तो वो फिर जो है फिर क्या होता है कि उसको सजेशन दिया जाता है। उसके बाद जब वहाँ से रिपोर्ट आ जाता है, रिपोर्ट मतलब उस थीसिस पे जो रिपोर्ट बना के वो भेजते हैं, फिर ओपन वाइवा होता है। ओपन वाइवा इज़ नथिंग बट डिफेंस करना पड़ता है आपको कि आपने वहाँ प्रेजेंटेशन आप देते हैं कि हमने पिछले 4-5 साल में क्या रिसर्च किया, क्या फाइंडिंग हुआ, आउटकम क्या निकला, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है सबके सामने। फिर आप एग्जामिनर भी आएंगे वहाँ, एक जो आपसे सवाल करेंगे आपके रिसर्च से रिलेटेड। तो एक बार अगर आप एग्जामिनर हैप्पी हो गए कि हाँ इसने अपने जो भी सवाल थे उसको सही तरीके से डिफेंड किया, पब्लिक ने जो सवाल किया ओपन वाइवा में करा, ओपन मीन्स कोई भी आकर के अटेंड कर सकता है, उनके सवालों का इसने जवाब दिया, तो उसका एग्जामिनर वहाँ नॉर्मली अनाउंस करते हैं कि नो ऑनवर्ड ही और शी विल बी नोन एज द डॉक्टर दिस 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 बेसिकली। तो ये आपका राइट फ्रॉम एंट्रेंस फॉलोड बाय इंटरव्यू, एडमिशन, कोर्स वर्क, डैक कमेटी, उसके बाद ड्यूरिंग द पीएचडी जब आप रिसर्च करेंगे तो उसका आपको कई नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर भी आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। कुछ आपको रिसर्च पेपर भी पब्लिश करना पड़ेगा। नॉर्मली हम अज्यूम करते हैं कि 2 रिसर्च पेपर ड्यूरिंग द पीएचडी थीसिस जमा करने से पहले पहले आप पब्लिश कर दें रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर नॉर्मली आप कह लें कि 10 से 20 पेज का होता है बेसिकली, तो वो कर दें और फिर आपका थीसिस सबमिशन होगा। फिर थीसिस इवैल्यूएट होकर रिपोर्ट आएगा, ओपन वाइवा होगा, डॉक्टरेट की अनाउंसमेंट होगी ओपनली। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। Yes. इसमें नए एक न्यू स्टेप्स आएंगे जिसको आपको बढ़ते रहना है, जिसपे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, देन जाके अचीव करिए डॉक्टरेट। यस। अब एक और सवाल आपका उसमें बचा हुआ फेलोशिप का, क्योंकि ये जब इतना लंबा प्रोसेस है तो क्या फिनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए ना। ऑलरेडी आप यूजी कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं, अब आप जब मास्टर कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप अबव 20-25 होते हैं मेनी केसेस में ऑन एन एवरेज। कई केसेस में आप जो है 26-27 साल भी उम्र हो जाती है। एनीवे, अब उस एज में आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि घर वाले अभी भी पैसा भेजते रहें और आप रिसर्च कर रहे हैं, आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सोसाइटी को। उस केसेस में बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी मदद के आप कैसे, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। आपके साथ जिसने बीटेक किया वो जॉब कर रहा है, अच्छी खासी जॉब ले रहा है, आप बीटेक के बाद एमटेक किए, एमटेक के बाद पीएचडी किया, यानी कि वो आप 8 साल से भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो 8 साल पहले से उसने जॉब शुरू कर दी। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, ये कई फेलोशिप्स इंडिया में हैं। जैसे अभी हम लोग नेट जेआरएफ की बात कर रहे थे ना, तो जेआरएफ जो है बेसिकली जो एग्ज़ाम होता है ना नेट के लिए, क्वालिफाइंग के लिए, उसमें जो टॉप 15% लोग जो मार्क्स लाते हैं उनको जेआरएफ मिल जाता है। जेआरएफ क्या है? जूनियर रिसर्च फेलो। जूनियर रिसर्च यानी कि एक एग्ज़ाम होगा आपका
जो नेट जेआरएफ की बात कर रहे थे ना, वो एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में जो 15% टॉप लोग करते हैं ना, मार्क्स में अच्छे मार्क्स जो लाते हैं, उनको जेआरएफ दे दिया जाता है। बाकी लोग जो क्वालिफाई करते हैं, लेट्स अज्यूम कि 100 स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठे हैं, टेस्ट में, नेट जेआरएफ में, 100 में 50 लोग पास कर गए। कितने लोग? 50 लोग। बाकी 50 लोग नहीं क्रैक कर पाए। अब उस 50 में जो टॉप 15% लोगों का जिनका मार्क्स आया है ना, यानी कि 15 लोगों का आप कह ले, ओके, तो उन लोगों को आप जेआरएफ कह ले कि मिल जाता है, जिसको हम लोग जूनियर रिसर्च फेलो कहते हैं। जूनियर रिसर्च फेलो में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक कह ले 30, 35, 40 हज़ार रुपये हर महीने फेलोशिप मिलता है उसे। तो उससे क्या होता है? उसका फिनेंशियल सपोर्ट होता है। यही जेआरएफ 2 साल के बाद कन्वर्ट होकर के आपका आ जाएगा एसआरएफ में। एसआरएफ यानी कि जब डैक कमेटी खुश होगी कि हाँ 2 साल से इसने काम अच्छा किया है, एंड नाउ इट इज अप्रूव्ड कि कैंडिडेट शुड बी प्रमोटेड टू फ्रॉम द जेआरएफ टू एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलो। जूनियर रिसर्च फेलो से सीनियर रिसर्च फेलो, इसमें और पैसा आपका बढ़ जाता है, यानी कि 35-40 हज़ार रुपये हर महीने, प्लस एचआरए भी मिलता है, कुछ और खर्च के लिए भी मिलता है। तो इस तरह से आपका टोटल 5 साल के लिए मिलता है। हमारा सवाल था ना कि मिनिमम तो 3 साल, मैक्सिमम कितना? तो मैक्सिमम बेसिकली 5 साल। लेकिन हाँ, आगे भी जाएगा तो फिर उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। फेलोशिप की लिमिटेशन लगा दिया कि 5 साल तक आपका चाहे कितना इजी वर्क है, लेंदी वर्क है, उससे मुझे मतलब नहीं है। नहीं तो लोग तो 10-10 साल तक पीएचडी करते रह जाएंगे जब पैसा आता रहेगा। तो हाँ, आप कर सकते हैं 6 साल 7 साल, अगर आपका डैक कमेटी अप्रूव कर रही है, लेकिन आपको फेलोशिप 5 ही साल मिलेगा। 5 साल में क्या? 2 साल जेआरएफ, 3 साल एसआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो। ये बेसिकली जो है आप कह लें कि ये एक मेजर फेलोशिप इंडिया में जो है ये। अब एक सवाल ये हो सकता है कि सर जिसका जेआरएफ नहीं निकला, जिस जेआरएफ ही तो एसआरएफ होते हैं ना प्रमोट होकर के, तो जिसका जेआरएफ निकला ही नहीं, जो नेट सिर्फ नेट निकला, उनको कैसे पाए, उनका फिनेंशियल सपोर्ट कैसे होगा? तो उसके लिए एक नॉन नेट फेलोशिप है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और आपके पास जेआरएफ नहीं है, सिर्फ नेट है, या फिर एडमिशन ले लिया आपने यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम के बुनियाद पे, तो वहाँ पे 8,000 रुपये हर महीने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से लेकिन 8,000 है सिर्फ, आपको पैसा मिलता है पढ़ाई करने के लिए। यानी कि सिर्फ ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की है, अदरवाइज अगर सेंट्रल नहीं है तो आपको नहीं मिल रही है एक 8,000? नहीं, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी का मामला ये है ना कि वहाँ की सबकी स्टेट अपने अपने तरीके से ट्रीट करेगी ना। वेस्ट बंगाल की, बिहार की, तेलंगाना की, आंध्रा की, कर्नाटका की, उनका अपना अपना मामला है। वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, बट नॉर्मली नहीं देते हैं वो, ठीक है। लेकिन सेंट्रल में है ये 8,000 रुपीज़, जिनका नेट जेआरएफ कोई ऐसा स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वो पीएचडी कर रहे हैं, तो 8,000 रुपीज़ पर मंथ उनको मिलता है। सर, क्या पीएचडी वाकई में रियल स्किल्स डेवलपमेंट करता है या सिर्फ एक हायर एजुकेशन की डिग्री बन के रहेगा? देखिए, ये तो डिपेंड करेगा ना कि आप ये कह लें कि देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि क्या सच में मास कम्युनिकेशन आपको इस लायक बनाता है कि आप मतलब मीडिया के टॉप लेयर में जाकर के जॉब कर लें, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी कम है कि मास कम्युनिकेशन करने के बाद भी कुछ लोग जो है अपना दुकान खोल करके बैठ गए हैं? तो ये क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है ना कि वो डिपेंड करता है कि उस स्टूडेंट में पढ़ने की लगन कितनी थी। किसी ने सिर्फ पीएचडी कर लिया कि मुझे डॉक्टरेट की डिग्री चाहिए, अच्छा लगता है सुनने में डॉक्टर सिकंदर आजम और मैं भी डॉक्टर XYZ, ठीक है, लेकिन उसने वो एफर्ट ही नहीं डाला। या फिर उसने अगर एफर्ट डाल के किसी तरह से डॉक्टरेट की डिग्री तो ले ली, लेकिन आगे अपना रिसर्च कंटिन्यू नहीं किया। एक चीज। दूसरी चीज, उसके गाइड कैसे थे? पहला तो कैंडिडेट, दूसरा गाइड कैसे थे। यानी कि अगर आप ये देख लें, बहुत सारे लोग जो मास कम्युनिकेशन या MBA कर रहे हैं या फिर BA इकोनॉमिक्स कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं, उसी में कुछ स्टूडेंट जो हैं 40-50% में सिमट जाते हैं, कुछ लोग 80% 90% मार्क्स लाते हैं। तो ये एडमिशन लेना, ये उसमें उसकी गलती तो BA इन मास कम्युनिकेशन की तो गलती नहीं है, डिग्री की तो गलती नहीं है, BA इन इकोनॉमिक्स की गलती तो नहीं है, प्रोफेसर तो वही थे सभी के लिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने मार्क्स लाया कितना, 40%, 35%, किसी तरह पास हो गए वो, ठीक है। उसी में कुछ स्टूडेंट 80%, 90% स्टूडेंट लाया, तो उसमें न ही गलती आप कह लें उस कोर्स की क्या गलती हो सकती है बेसिकली। तो आप उसको दूसरे तरीके से ये कर सकते हैं कि अगर आप, हाँ, अब ये जरूर हो सकता है कि अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से पीएचडी करेंगे, अब मान के ये चले कि कोई मानू से पीएचडी कर रहा हो,
या आप कह लें कि IIMC से PhD कर रहा हो, एट द सेम टाइम कोई लोकल कॉलेज से कह लें कि PhD कर रहा हो, फ़र्क तो रहेगा ना। अगर आप मास कम्युनिकेशन में उतनी दूर से आप यहाँ क्यों आए आप लोग? क्या आपके स्टेट में या जो जो भी स्टूडेंट कहीं से भी आते हैं, क्या उनके यहाँ मास कम्युनिकेशन के कोई कॉलेजेस नहीं था? हो सकता है कि होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन यहाँ की इतनी दूर क्यों आए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी एश्योर्ड है, यहाँ पे हम ये जानते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है। उसी तरह से PhD भी डिपेंड करता है कि आप जो है PhD कहाँ से कर रहे हैं। अगर आपको अगर मौका मिले PhD करने का IIMC और एट द सेम टाइम हो सकता है किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में मिले, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? IIMC जाना चाहेंगे। इदारे कहीं ना कहीं बहुत हाँ, तो मैं इसको ऐसे रेट करूंगा कि सबसे पहले तो डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर। दूसरा सुपरवाइज़र अगर बहुत रिसर्च ओरिएंटेड है और वो बहुत ही एक एक चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि कितना काम क्या नहीं किया, अच्छा ये नहीं कि इसको ऐसे करो, यानी कि उसको हेल्प करे, सुपरवाइज़र का काम ही है ना बताना, हेल्प करना। अच्छा नहीं ये गलत है, इसको ऐसे सही करो, ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे आपको, तो आप ये टूल्स लगाओ, सैम्पलिंग ऐसे करो, डेटा ऐसे कलेक्ट करो, मेथड ऐसे यूज़ करो, आप जो रिग्रेशन लगाओ, कोरिलेशन लगाओ, ठीक है, आप रिपोर्ट ऐसे लिखो, करेक्शन, तो जाहिर सी बात उसमें क्या होगा। तो दूसरा सुपरवाइज़र। तीसरा ऑफकोर्स इंस्टीट्यूशन प्ले करता है मेजर रोल। अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं, अच्छे प्रोफेसर तो हमेशा चाहेंगे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। तो फिर अगर इंस्टीट्यूशन अच्छा है, स्टूडेंट बेहतर है, फोकस्ड है, और अगर कह लें कि अगर सुपरवाइज़र अच्छे हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है वहाँ के रिसर्च का, तो डेफिनेटली तो ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से कि आप किस इंटेंशन से, सिर्फ आप डॉक्टरेट की डिग्री लेना चाहते हैं कि आप सच में रिसर्च आपका इंटरेस्ट है और पैशन है बेसिकली। तो क्वालिटी ऑफ PhD totally depend on what kind of intention you have. We cannot say that it's just all about getting a degree. Maybe there are some people who will just think, okay, let's have a degree so that I can have doctorate in before my name basically, but it's not as such. It totally depend, अगर आपका इंटरेस्ट है तभी आए, और आप कितना डेडिकेटेड है इसके लिए, कितना पैशन है, उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है बेसिकली। जैसे कि आपने कहा कि नेट JER क्वालिफाइड कर लिए, रिसर्च भी कर लिए, लेकिन आप उतने मतलब इंटरेस्टेड नहीं थे इस फील्ड में आने के लिए, लेकिन आप कर लिए कुछ ख्वाहिश की वजह से, या कुछ उस वक्त आपको लगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम कहीं ना कहीं आपका ख्वाहिश भी चेंज हो जाए। तो उसी तरह से एक सवाल है कि नेट JER जो एग्जाम्स होते हैं, वो सिर्फ इफेक्टिव रिसर्च एप्टीट्यूड को आप जो नेट JER होते हैं वो रिसर्च एप्टीट्यूड को टेस्ट कर पाते हैं, या सिर्फ ऐसा है कि नेट JER क्वालिफाइड करिए और PhD में एडमिशन लीजिए, ये किस तरह का है? देखिए वो तो डिपेंड इस पे है कि वो एक, देखिए रिसर्च को और PhD को नॉर्मली हम ये अज्यूम करते हैं कि ये रिसर्च की शुरुआत है। आप UG लेवल पे तो कोई रिसर्च नहीं करते हैं, ठीक है, आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिसर्च। आप स्कूल लेवल पे एज ए स्टूडेंट कोई रिसर्च तो नहीं करते हैं, UG के स्टूडेंट होने पर रिसर्च तो नहीं करते हैं, आप मास्टर लेवल पे कोई रिसर्च तो नहीं कर, आप कोई थेसिस तो नहीं लिख रहे हैं मास्टर लेवल के स्टूडेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाते हैं आप। लेकिन रिसर्च जो PhD जो है वो पहला स्टेप है रिसर्च का। अब जब पहला स्टेप है तो नेट JRF जो होता है वहाँ पे हम रिसर्च से रिलेटेड बहुत बेसिक ही क्वेश्चंस पूछते हैं, ताकि वो ये जानने की कोशिश करें कि क्या इनको रिसर्च को लेकर के बेसिक नॉलेज है भी या नहीं है। तो वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसके बेसिस पे हम ये क्लेम कर दें कि अगर किसी ने लेट्स अज्यूम 80 मार्क्स ला लिया और आउट ऑफ 100 मार्क्स किसी ने सिक्योर कर लिया, तो वी कांट टेल देम कि ही और शी इज गोइंग टू बी गुड रिसर्चर। किसी ने अगर 100 में से मान के चलिए कि कट ऑफ मार्क लाया, कट ऑफ मार्क लेट्स अज्यूम 50 मार्क्स है या 55 मार्क्स हैं, किसी ने 100 में 55 लाया, किसी ने 90 लाया, तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वो एक बहुत अच्छा रिसर्चर होगा और वो बहुत अच्छा रिसर्चर नहीं। वो एक MCQs बेस्ड है जिसमें बेसिक क्वेश्चन आपको रिसर्च से रिलेटेड पूछे जाते हैं। वो एक बेसिक फिल्टरिंग का प्रोसेस है जो रिसर्च में आना चाहते हैं। उसके बाद आप रिसर्च कितना बेहतर करते हैं, पर आप रिसर्च पेपर कितना लिखते हैं, किस किस जर्नल में आप पब्लिश करते हैं, चाहे इंडियन जर्नल में, इंटरनेशनल जर्नल में, उसकी इंडेक्सिंग क्या है, उसकी रिसर्च की क्वालिटी क्या है, इम्पैक्टफुल क्या है, कौन उसको साइटेशन दे रहा है, उसमें इम्प्लीकेशन क्या है, सोसाइटी को क्या फ़ायदा हो रहा है, तो वो टोटली डिपेंड करेगा। तो वो एक फ़िल्टरिंग का प्रोसेस है, बेसिकली फ़िल्टरिंग का प्रोसेस। अगर आप ये मान लें कि जैसे अगर किसी को एडमिशन लेना है मास कम्युनिकेशन में और उससे हम बहुत टफ क्वेश्चन और डिटेल क्वेश्चन अगर एडमिशन से पहले ही ले लें,
एडमिशन के लिए, तो वो तो कहेगा कि भाई अभी तो हमने मास कॉम किया ही नहीं और आप हमको इतना टिपिकल क्वेश्चन कर रहे हो कि ओवर द शोल्डर क्या होता है, जो टेक्निकल वो कैप्स हैं बेसिकली आप लोगों के। तो हम उसको बेसिक क्वेश्चन, आज यहाँ भी जो एडमिशन हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो एडमिशन होता है, एक बेसिक फिल्टरिंग करने के लिए। एग्जैक्टली, हाँ, मोटिव ये होता है कि कहीं ना कहीं हम आपको देख रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। बिल्कुल, आपको नॉलेज डेप्थ में है ये मैटर नहीं करता, आपको अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट, आप इस लायक हैं कि वंस यू गेट द एडमिशन यू कैन कंटिन्यू फर्दर एजुकेशन, आप उस डोमेन में कंटिन्यू कर सकते हैं। इस हवाले से कि यूजीसी के जो बार चेंजेस आपने देखे हैं कि यूजीसी बार नोटिफिकेशन लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, तो उनका लाने का मकसद इम्प्रूवमेंट होता है कि इम्प्रूव करना चाह रहे हैं हम अपनी चीजों को, तो क्या ये सिर्फ इम्प्रूव करते हैं या स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन में डालते हैं? देखिए, ये इसका एक कई पहलू है। एक चीज़ इस पे कमेंट करने से पहले ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है, जब हम एजुकेशन और रिसर्च की बात करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि अब देखो, हमेशा से हम क्या चाहते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट होता रहे। हम ये किसी चीज़ को, किसी भी सिस्टम को ये नहीं कह सकते कि 100% परफेक्ट सिस्टम है। आई रिपीट, किसी सिस्टम को आप 100% परफेक्ट सिस्टम नहीं कह सकते हैं आप। जैसे आप हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि नेट जेआरएफ के लिए क्या है, एमसीक्यूज एग्जाम होता है। आप कह सकते हैं सर एमसीक्यूज क्या है, वो आँख बंद करके जो है किसी पर टिक लगाएगा, हो सकता है तुक्का पास होकर के आ जाए। तो आप ये कहोगे कि नहीं, एमसीक्यूज नहीं होना चाहिए, बल्कि सब्जेक्टिव होना चाहिए, जिसमें वो 5-6 लाइन, एक पेज, हाफ पेज वो लिख सके उसके बारे में। तो दोनों का एडवांटेज हैं, दोनों के डिसएडवांटेज हैं। एमसीक्यूज का भी एडवांटेज ये है कि आसानी से आप किसी को मार्क्स दे सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव का दिक्कत ये है कि अगर वही सवाल का जवाब आपको चेक करने को दे दिया जाए तो शायद आपको लगेगा अरे नहीं 10 में 5 मिलना चाहिए, नहीं आंसर अच्छा लिखा है, 10 में 8 मार्क्स मिलना चाहिए। तो एनीवे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट और परफेक्ट नहीं होती है। तो अब आए यूजीसी पे, उसी तरह से टाइम टू टाइम अगर किसी भी रेगुलेटरी बॉडी को, यूजीसी नहीं, आप कहीं भी देख ले, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी होती है, उसको अगर टाइम टू टाइम लगता है कि यहाँ पे लूप होल्स हैं, इसको फर्दर इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ये पोर्शन और बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, 2009 से पहले यूजीसी का एक रूल था जिसमें बगैर किसी एंट्रेंस का आप एडमिशन ले सकते थे पीएचडी में। फिर उन्होंने बाद में रियलाइज़ किया कि बगैर एंट्रेंस के एडमिशन लेने का मतलब ये है कि प्रोफेसर तो क्या करेंगे ना कि मुझे ये स्टूडेंट मेरा अच्छा, मुझे बेहतर लग रहा है, ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा दोस्त का फ्रेंड है, ये मेरा रिश्तेदार का बेटा बेटी है, उसको एडमिशन ले लेंगे हम। तो लोगों ने फिर टेस्ट ला दिया कि नहीं, टेस्ट के बगैर नहीं होगा। फिर ये लगा कि अच्छा बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च में आ गए हैं, 2 साल 3 साल हो चुका, लेकिन कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं कर रहे हैं। तो उनको लगा नहीं, कम से कम 2 रिसर्च पेपर आपको पब्लिश करना पड़ेगा थेसिस जमा करने से पहले। थेसिस आपका तो जैसे जैसे कमेटी को ये लगता है कि रिसर्च को और पीएचडी को और बेहतर कैसे कर सकें, क्वालिटी ऑफ द पीएचडी कैसे इंप्रूव कर सके, तो उस हिसाब से बीच बीच में रूल्स आते रहते हैं। तो अभी जो मैंने आपको स्टेप्स बताया, दीज आर दोज स्टेप थ्रू विच वन पीएचडी स्कॉलर हैज टू गो। इट मीन्स अब जो है बगैर आप जो है एंट्रेंस एग्जाम के आप एडमिशन नहीं मिलेगा, आपका इंटरव्यू होना ज़रूरी है, आपका कोर्स वर्क होना ज़रूरी है, उसके बाद जो है आपका सुपरवाइज़र के बाद डीसी मेंबर होना ज़रूरी है। तो ये आप ऐसे चेंजेस को आप ऐसे ना देखें कि कन्फ्यूज़ करने वाली बात है। चेंजेस को ऐसे देखें कि जब किसी सिस्टम में कहीं से कुछ ड्रॉबैक दिखता है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए फर्दर जो है उसको लाते हैं, फिल्टर कैसे और बेहतर पीएचडी क्वालिटी रिसर्च को कैसे इम्प्रूव कर सकते, ये पर्पस है बेसिकली। अच्छा, तो इसी के साथ एक सवाल ये है कि पब्लिश और प्रेशर कल्चर क्या रिसर्च क्वालिटी पे असर डालते हैं? एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ आपने डिस्कस की, और बहुत ओपन अगर आप कहीं भी रिसर्च को पीएचडी को लेकर के जाएंगे ना, और इतनी देर से हम लोग जो बातें कर रहे थे हायर एजुकेशन और उसमें कैरियर जिसमें पीएचडी कंपलसरी है, एक आपने वर्ड यूज़ किया, मैं उसी को एक्सटेंड कर रहा हूँ, पब्लिश और पेरिश। यानी कि पीएचडी कर लेने के बाद भी आपका रिसर्च पेपर कंटिन्यू पब्लिश होते रहना चाहिए। हाँ, उसकी क्वालिटी भी उसकी मॉनिटर होगी। तो वहाँ पे पब्लिश और पेरिश का मतलब हो गया कि बर्बाद हो जाए। अगर आप पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं तो आप या तो पब्लिश कीजिए या तो पेरिश हो जाइए। पेरिश मीन्स किसी चीज़ का बर्बाद हो जाना, ख़त्म हो जाना। अगर आप अच्छे रिसर्चर हैं तो आपको पेपर पब्लिश करना ही करना होगा।
अदरवाइज क्या हो जाइए, पेरिश हो जाइए। यानी कि उस फील्ड में जो कंपटीशन है, उस फील्ड में जो, जैसे फिर अगर आप इसको ऐसे ले कि एक अच्छे स्टूडेंट को जो फर्स्ट डिवीजन से पास होना चाहता है, उसको पढ़ना होगा या पेरिश हो जाएगा। पढ़ना होगा मतलब पढ़ करके अच्छे मार्क्स लाने होंगे, नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। उसी तरह से एकेडमिक्स में, पार्टिकुलरली हायर एजुकेशन में, आपको या तो पब्लिश और पेरिश, आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करना ही होगा। और वो इसलिए भी करना होगा क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स भी बताता चलूँ कि इनफैक्ट हम लोग अर्लियर बातें भी कर रहे थे इस पर कि एक स्टूडेंट को ये डिसाइड कर पाना कि कौन सा इंस्टीट्यूशन बेहतर है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर के, तो उसके लिए रैंकिंग होती है। तो जो पेपर जो पब्लिश होता है ना, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की कि आप टीचिंग के साथ साथ रिसर्च भी करें। तो रिसर्च करेंगे तो रिसर्च को पब्लिश भी करेंगे। अगर तो उसी हिसाब से किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग देखते हैं ना कि टॉप 10 में जेएनयू आ गया, टॉप 5 में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, ठीक है, या मानू है टॉप 20 में या टॉप 15 में, उसमें जो रैंकिंग हो रही है ना, उस रैंकिंग में कई पैरामीटर होते हैं। कॉलेज या यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के स्टूडेंट की क्वालिटी, उसमें एक अहम जो पोर्शन ये भी है, प्लेसमेंट हो गया, उसमें ये भी पोर्शन है कि वहाँ के प्रोफेसर कितना पब्लिश कर रहे हैं। तो अगर पब्लिश नहीं करेंगे आप रिसर्च पेपर, क्वालिटी रिसर्च पेपर, तो रैंकिंग घटेगी, उस प्रोफेसर की क्रेडिबिलिटी घटेगी इन द सेंस को ये अज्यूम किया जाता है कि अगर आप हायर एजुकेशन में हैं, बेहतर प्रोफेसर हैं, तो यू मस्ट पब्लिश। तो अब जो है इसीलिए ये वर्ड जो है हम लोग यूज़ करते हैं, पब्लिश और पेरिश। इसका एक और एक्सटेंडेड वर्जन अभी आया है जिसमें हम लोग कहते हैं कि विजिबल और वैनिश। यानी कि अगर आप पब्लिश कर रहे हैं तो विजिबिलिटी होनी चाहिए। विजिबिलिटी से मतलब ये है कि लोगों को दिखे कि हाँ आप पब्लिश कर रहे हैं, लोग आपको जाने। अगर आपने जो है तेलंगाना वोमेन पे काम किया है और कल होकर के कोई और काम करना चाह रहा तेलंगाना वोमेन के आईटी इंडस्ट्री पे, तो वो जाने कि हाँ हमसे पहले कोई काम कर चुका है और वो रेपुटेड काम कर चुका है बेसिकली। तो विजिबिलिटी ऑफ रिसर्च भी होनी चाहिए। तो यस, पब्लिश एंड पेरिश, दैट वर्क्स अ लॉट इन हायर एजुकेशन डोमेन, एंड नाउ वी टॉक अबाउट द visibility or vanish basically. So that is how exactly over a period of time we have moved from publish or perish to the visibility basically. इसी के साथ जब हम पीएचडी में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे सामने एक चीज आती है कि जब हम टॉपिक का इंतखाब करें तो वो किस हवाले से करें। पहले ये आता है कि जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, आप वो मतलब वो जैसे कि किसी इंसान को इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो वो इस टॉपिक का इंतखाब करते हुए वो चूज करे, या वो उस टॉपिक का इंतखाब करे जिसमें स्कोप ज्यादा है। इंपॉर्टेंट क्या है उसमें? ये आपके अगर ये तो पहला, यानी कि आप ये हमसे आपने पूछा कि आप इंटरेस्ट वर्सेस स्कोप, तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है, पैशन है, डेडिकेटेड हैं उस गेम के लिए, तो डेफिनेटली आप स्कोप ढूंढ लेंगे आप। क्योंकि जिस फील्ड में भी आप रिसर्च कर रहे होंगे वहाँ पे तो प्रोफेसर की ज़रूरत पड़ेगी, उस फील्ड में। तो और ये टॉपिक इस पे भी डिपेंड करेगा ना। सी फॉर एग्जांपल अगर आपका मास्टर जो है वो मास कॉम में है तो आप कोई इंजीनियरिंग की टॉपिक तो नहीं ले पाएंगे अगर आपका पैशन भी है तो। और मान के चले कि इंजीनियरिंग में स्कोप, मेडिकल में स्कोप ज़्यादा है, तो आप मास कॉम के स्टूडेंट होते हुए आप मेडिकल का टॉपिक तो नहीं ले पाएंगे चूँकि स्कोप ज़्यादा है। तो ये टोटली आपका टॉपिक जो डिसाइड होता है, आपका यूजी पीजी का बैकग्राउंड क्या है, किस डिपार्टमेंट में एडमिशन हो रहा है, उस डिपार्टमेंट के कौन कौन प्रोफेसर हैं, उनकी एक्सपर्टाइज कहाँ है, और उस एक्सपर्टाइज के बेसिस पे आपके इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना होगा। सुपरवाइजर और आप दोनों के इंटरेस्ट का एक तरह का लें कि म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, दोनों म्यूचुअली एग्री होंगे किसी टॉपिक पे, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। तो चाहे आपका उसमें स्कोप तो हर फील्ड में स्कोप है, ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं है, आपको उसमें अपना रिसर्च इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। एंड जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब तक आपका रिसर्च इंटरेस्ट नहीं है आपको पीएचडी में एडमिशन लेना ही नहीं चाहिए बेसिकली। और ये मुमकिन ही नहीं है कि आप एमए मास कम्युनिकेशन किए हैं और आपका रिसर्च आप पीएचडी करना चाहते हैं बायोलॉजी में,
मुमकिन ही ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हो सकता है स्कोप वहाँ ज़्यादा हो। तो आप जिस सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टाइज तो मास कम्युनिकेशन में है ना, तो मास कम्युनिकेशन में ही आप टॉपिक चूज़ करें, ये बेहतर होगा और ये करना भी यही चाहिए। और ये बेसिकली टॉपिक जो डिसाइड होता है वो सुपरवाइज़र और स्टूडेंट दोनों के म्यूचुअल एग्रीमेंट और दोनों किसी एक टॉपिक जिसमें दोनों का इंटरेस्ट भी शामिल हो और दोनों उस टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए और दोनों एग्री भी होगा, हाँ ये एरिया है जहाँ रिसर्च करना चाहिए, तो उसी हिसाब से टॉपिक डिसाइड होता है बेसिकली। सारी चीजें जब होती है तो फिर देखते हैं कि जब तालिबे इल्म जब सब कुछ करता है तो जब पीएचडी करने के दौरान एक लॉन्ग टर्म में क्या होता है, पीएचडी स्टूडेंट स्कॉलर्स को ना प्रेशर्स का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है, मेंटल हेल्थ बहुत सी चीजें आती है सामने। तो उसको चीज लेकर एक इंस्टीट्यूशन इदारे क्यों नहीं सीरियस लेते इन चीजों को, कि जब स्कॉलर्स है कहीं ना कहीं अभी तालिबे इल्म कहला रहा है, स्कॉलर्स कहला रहे हैं, तो इन चीजों को लेके वो सीरियस क्यों नहीं होते, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कुछ इस तरह का क्यों नहीं मिलता है? देखिए ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। कई बार अब सबकी ये एक ऐसा चीज़ है कि सब प्रेशर हैंडल करने की जो सिचुएशन है हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है। और किसी भी स्टूडेंट को अगर आप ये कह लें कि उसके ऊपर जो मेंटल ट्रॉमा या किस प्रेशर या फीलिंग से वो गुजर रहा है, उसमें कई बार कई चीज़ों का मिक्स होता है। हो सकता है उसका रिसर्च बेहतर चल रहा हो लेकिन फैमिली का एक प्रेशर हो, फिनेंशियल प्रेशर हो, हेल्थ का इशू हो, और ऑफ कोर्स जो रिसर्च की हम लोगों ने बात की। और या फिर हो सकता है कोई स्टूडेंट पहला 1 साल 2 साल खूब मस्ती किया, उसने ज़रा भी रिसर्च पे ध्यान नहीं दिया। अब जब उसका डेडलाइन शुरू हुआ, जब सुपरवाइज़र उनको थोड़ा टाइट हुए, जब तक फिर अब फेलोशिप ख़त्म भी होने का वक्त आ गया जो पर मंथ मिल रहा था, तो ये डिपेंड करता है ना। तो उसमें क्या है कि ऑफ कोर्स स्टूडेंट की काउंसलिंग होनी चाहिए। जब एडमिशन हो तो उसका बेहतर तरीका एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए ये है, यूनिवर्सिटी को बिल्कुल इसमें स्टेप लेना चाहिए कि उनको शुरू में ही पूरे डिटेल गाइडिंग की जाए कि कैसे आप जो है अपनी फील्ड में बेहतर कर सकते हैं और कैसे जो है आप वक्त के हिसाब से अपने अपने कह लें कि जो आपका जो रिसर्च के अलग अलग स्टेज में जो प्रोसेस आएंगे उनको आप पूरे टाइम टेबल और स्टेप बाय स्टेप उसको पहले ही डिसाइड करें। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग तय कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, लिटरेचर रिव्यू पहले 3 महीने में ख़त्म कर लेना है, नेक्स्ट 3 मंथ में क्या भाई डेटा कलेक्शन हमें करना है 3 या 4-5 महीने में, फिर ड्राफ्टिंग करना है, फिर जो है क्या भाई डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह लिखना है। तो उस तरह से अगर आप किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे तो आसानी हो जाएगा। अब कई ऐसे केसेस हमने देखा है कि 5 साल के लिए फेलोशिप है, शुरू का 3-4 साल तक कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ठीक है बस डिपार्टमेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, लास्ट का अब 6 महीने आया, फेलोशिप ख़त्म होने को है, गाइड यहाँ पे जो सुपरवाइज़र है अब वो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, डीसी मेंबर उससे सवाल कर रहे हैं कि व्हाट हैव यू डन एज ऑफ नाउ, बेसिकली यू हैव नॉट येट कंप्लीटेड इवन 2-3 चैप्टर ऑफ योर थीसिस एक्चुअली। अब उस पर प्रेशर आ रहा है 2-3। पहला प्रेशर तो ये आ रहा है कि फेलोशिप ख़त्म होने जा रहा है, दूसरा ये है कि गाइड गुस्सा हो रहे हैं, तीसरा ये है कि डैक कमेटी हैप्पी नहीं है, चौथा ये वो ये सोच रहा है कि हमारा जब फेलोशिप ख़त्म हो जाएगा तो मैं करूँगा क्या, बेसिकली क्या घर वाले पैसे देंगे हमें अब पढ़ने के लिए। तो आप प्रेशर हैंडलिंग इज़ समथिंग विच टोटली डिपेंड ऑन 1-to-1। बट या आई डू एग्री कि इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को चाहिए कि एडमिशन के बाद उनको प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग दें कि कैसे आप सर्टेन स्टेप बाय स्टेप टाइम फ्रेम में अपने काम को कैसे कंप्लीट करें, रिसर्च को कैसे कंप्लीट करें। इस सारे प्रोसेस में जो सुपरवाइजर होते हैं वो कितने अहम किरदार अदा करते हैं, और क्या मेंटर्स एक प्रॉब्लम होते हैं या एक सॉल्यूशन? नहीं, आप बिल्कुल सुपरवाइजर मेंटर, द वर्ड इटसेल्फ इज वेरी क्लियर कि वो सुपरवाइज कर रहे हैं। ओके, देयर इज समवन टू गाइड यू, बिकॉज आपने पीएचडी नहीं की है कभी, आप रिसर्च का बहुत ज़्यादा आपको कह ले कि एक्सपोजर नहीं था, आपने यूजी पीजी किया जहाँ सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता था, किताब पढ़ करके लेक्चर अटेंड करके आप एग्जाम लिखते थे, इंटरनल एक्सटर्नल होता था, रिजल्ट निकलता था, आप पास हो जाते थे। ये रिसर्च बेस्ड है, आपके पास रिसर्च की एक्सपर्टाइज नहीं है तभी तो आप पीएचडी करने आए हैं ना। तो यहाँ सुपरवाइजर वर्ड इटसेल्फ इज वेरी क्लियर कि वो सुपरवाइज कोई कर रहा, मेंटर कर रहा, गाइड कर रहा। तो डेफिनेटली एक बेहतर सुपरवाइजर, एक आइडियल सुपरवाइजर डेफिनेटली वो आपके बेहतरी के लिए है, आपको गाइड करने के लिए है कि रिसर्च का डायरेक्शन क्या होगा, क्वालिटी ऑफ रिसर्च कैसे हो पाएगा, कैसे जो है थीसिस कैसे लिखाएगा, डेटा कलेक्शन कैसे होगा, उसके बाद जो है उसमें टूल्स जो यूज़ होंगे डेटा के लिए वो कैसे होगा,
थीसिस का फॉर्मेट क्या होगा, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, लिटरेचर रिव्यू में क्या आएगा, इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो सुपरवाइजर नो डाउट एक बेहतर सुपरवाइजर, एक आइडियल सुपरवाइजर, कोई भी सुपरवाइजर ये चाहता है कि उसका स्कॉलर बेहतर करे। अब आप वहाँ क्या होगा, सुपरवाइजर कोई और आपको काम करने के लिए दे रहे, आप कंप्लीट करके नहीं जा रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर विल बी ए क्लैश बेसिकली। जब आप सुपरवाइजर की बात नहीं मानेंगे, इट्स एग्जैक्टली लाइक व्हेन यू डोंट फॉलो योर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन, व्हाट डू यू थिंक, दे आर योर पेरेंट, बट यू कांट थिंक कि वो बहुत खुश रहेंगे आपसे। दो वो आपके पेरेंट्स हैं, ओके, दे आर द वन हु इज बेसिकली हु ब्रॉट टू यू इन दिस वर्ल्ड। बट अगर आपको कोई काम हो, अगर आपको बार बार कहेंगे और आप ना करोगे, तो वो क्या होगा बेसिकली, वो खुश नहीं होंगे। इन द सेम वे तो आप कह सकते हो कि नहीं दे आर डिस्ट्रक्शन फॉर माई लाइफ, अरे नहीं, उनकी वजह से हमारी एग्जिस्टेंस है। इन द सेम वे एक अच्छा सुपरवाइजर इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, एक्सेप्शनली हो सकता है कि कोई वैसे हो, दैट इज अनदर थिंग बेसिकली, बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोई भी सुपरवाइजर वो चाहता है कि हमारा स्कॉलर बेहतर करे, अच्छा करे, रिसर्च करे। जब वो आपका पब्लिकेशन होगा तो सुपरवाइज़र काफ़ी खुश होते हैं, वो गाइड करते हैं, उनको लगता है कि हमने गाइड किया है, हमने इसको इस लायक बनाया है। और बिल्कुल वो करते भी हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भी होता है, क्योंकि इससे पहले हमें रिसर्च का कोई एक्सपोजर नहीं था बेसिकली। तो दैट इज़ हाउ एग्जैक्टली, बिल्कुल ये माइंड से स्टूडेंट को निकाल देना चाहिए। सुपरवाइज़र और मेंटर जो हैं वो अच्छे काम के लिए डेफिनेटली वो गाइड करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी रिसर्च की एक्सपर्टाइज होती है। एंड उनको अगर आप बिल्कुल कह लें कि टाइमली अगर फॉलो करते जाएं, तो देर आर इनफ चांसेस कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी थीसिस वक्त पे कंप्लीट होगी, रिसर्च की एक्सपर्टाइज होगी, क्वालिटी पेपर आपका पब्लिश होगा। सर इसी के साथ एक सवाल आता है कि एवरेज स्टूडेंट और सक्सेसफुल रिसर्च में, एक एवरेज स्टूडेंट और सक्सेसफुल रिसर्च पेपर में क्या फर्क होता है? देखिए, मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस तरह से जानने की कोशिश कर रही हैं कि जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो रिसर्च में कितना सक्सेसफुल हो सकता है। तो सी, एवरेज स्टूडेंट नॉर्मली हम किस बेसिस पे बोलते हैं, ये नहीं कि उसने मार्क्स कितने लाए। लेट्स अज्यूम एक स्टूडेंट है, अगर उसने 90% मार्क्स लाया है यूजी लेवल पे, तो आप तो उसको अबव एवरेज बोलते हैं, इनफैक्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट बोलते हैं। किसी ने 10th में 95% लाया, इंटर में अगर 90% लाया, यूजी में अगर 90% 80% लाया, तो उसको हम अबव ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बोलते हैं, एक्सेप्शनली गुड स्टूडेंट बोलते हैं। लेकिन एवरेज आप किस बुनियाद पे करें, जो मतलब बहुत अच्छा भी नहीं कर पा रहा है, बहुत ख़राब भी नहीं है। अब है कि वो रिसर्च में कितना एग्जिस्ट कर पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि एवरेज स्टूडेंट एडमिशन ले लिया, पता चला कि वहाँ भी वो एंड अप कर रहा है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं है। रिसर्च एक अलग डोमेन है, वहाँ पे एग्ज़ाम दे करके पास करते हुए जैसे होते आए ना 10th 12th यूजी पीजी में, वहाँ पे सिर्फ कोर्स वर्क के बाद आपका रिसर्च का पूरा जो है वहाँ एक अलग इंक्लाइन है। दिस इनफ चांस कि जब एग्ज़ाम में, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होता है हमारा सेमेस्टर का, सेमेस्टर एग्ज़ाम में हो सकता है कि मैं 90% ले आऊँ, लेकिन अगर किसी रिसर्च करने की बात आए तो हो सकता है कि रिसर्च ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा, आप रिसर्च बेहतर। तो किसी एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स लाना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो बेहतर रिसर्चर बनेगा। एक रिसर्चर का एक अलग ही अपना पर्सपेक्टिव होता है। यानी कि आप ऐसे कह लें कि जैसे अगर ये सामने जो पेंटिंग लगा हुआ है, पेंटिंग को अगर हम लोग 4 लोग देखें तो हो सकता है कि एक बंदा जो बिल्कुल पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, इस पेंटिंग को बहुत अलग नज़रिए से डिस्क्राइब कर दे। और हो सकता है कि बंदा जो एग्ज़ाम में हमेशा से 80-90% मार्क्स लाता है, उसको शायद बहुत कुछ ये पेंटिंग समझ में भी ना आए। हो सकता है वो इमेजिन कर रहा हो क्या चीज़, देखिए इससे वो नेचर को कनेक्ट कर रहा है, वो इससे कनेक्ट कर रहा है कि कैसे जो है दुनिया का जो नेचुरल सिस्टम जो है, जो कह लें कि किस तरह से बिल्कुल वर्क करता है। तो इट कैन बी, उसकी इमेजिनरी पावर बिल्कुल अलग है बेसिकली। तो एक एवरेज स्टूडेंट, एवरेज मीन्स इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, is not a guarantee he cannot be a good researcher basically. Research का orientation totally different है basically actually. Research को, so that is how exactly one should keep in mind. Sir, government research project क्या होता है और ये मिलना मुश्किल क्यों होता है? देखिए, हम लोगों ने स्कॉलरशिप की बात की, आई मीन बेसिकली आप कह लें फेलोशिप की बात की, हम लोगों ने नेट JRF की बात की, हर डोमेन में जो होता है। कई बार क्या होता है, कुछ इंस्टीट्यूशन हैं, मैं उससे पहले नाम लूँ, जैसे ICSSR है, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च।
ये सारे काउंसिल्स और ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, एमए बीए नहीं होती जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में होते हैं। ये स्पेसिफिक डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूशन बनाई गई है। जैसे हमने क्या कहा था, एम्स में एमबीबीएस की पढ़ाई भी होती है, रिसर्च भी होती है। आईआईटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी होती है, रिसर्च भी होती है। यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ाई भी होती है। लेकिन ये सारे वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका अभी हमने नाम लिया, चाहे ICAR, ICSSR, ICMR, ओके, ICAR एग्रीकल्चर रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च, ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे रिसर्च में सिर्फ काम होता है। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अच्छे रिसर्चर हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की, ये पूरी गवर्नमेंट की अलग अलग इंस्टीट्यूशन काउंसिल है, वहाँ से फंडिंग आपको बिल्कुल मिल सकता। मुश्किल नहीं है, आप इसको मुश्किल नहीं कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ऑफकोर्स लिमिटेड फंडिंग होती है, कॉम्पिटिशन्स ज़्यादा होते हैं। अगर आप अच्छे रिसर्चर हैं तो डेफिनेटली आप गवर्नमेंट फंडेड भी है, बहुत सारी आप उसके बाद एक बार आप अगर आप टीचिंग फील्ड में आ जाएँ, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएँ, तो बहुत सारी ये ICSR का जो है फंडिंग जो हर साल जो है फंडिंग आती है। आप किसी भी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 50 लाख तक की फंडिंग जो है उसमें मिलती है किसी रिसर्च पे काम करने के लिए बेसिकली। तो फंड अवेलेबल हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने कॉम्पिटिटिव हैं और कितनी आसानी से आप जो है अपने आप को बेहतर रिसर्च, बेहतर प्रपोजल दे सकते हैं, अपने रिसर्च का प्रपोजल कितना बेहतर दे सकते हैं। सर, बैनुल अक़वामी PhD निज़ाम और हिंदुस्तान का PhD निज़ाम बेसिकली बुनियादी फ़र्क क्या है? देखिए, एज सच अगर आप देखेंगे तो दोनों की बुनियाद जो है रिसर्च है, और पीएचडी का पर्पस ही यही होता है कि आप एक रिसर्च एक्सपोजर आपको मिले और एक नए टॉपिक पे आप रिसर्च करें। अगर फॉरेन की बात करें, और फॉरेन में अगेन आई डोंट नो, जब हम फॉरेन की बात करते हैं तो इट कुड बी एनी कंट्री, इवन कि नेपाल भी फॉरेन है, बर्मा भी फॉरेन है, ठीक है, इट कुड बी एनी कंट्री बेसिकली, ओके। तो एज सच डिफरेंसेस कोर्सेज में नहीं, दोनों रिसर्च ओरिएंटेड हैं। हाँ, अगर क्वालिटी की बात करेंगे तो ये ज़रूर हो सकता है कि जो वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका कंपैरिजन आप ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भाई US में, UK में, चाइना में कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो वर्ल्ड के टॉप 100 में आते हैं, टॉप 50 में आता है। हमारी इंस्टीट्यूशंस भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे इनके रैंकिंग बढ़ रहे हैं, नो डाउट। तो इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर लाइक कि आप टॉप इंस्टीट्यूशन से करते हैं जहाँ पे फैकल्टी है। अच्छा, टॉप इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब ये नहीं है मेरा कि मैं किसी को डिमीन कर रहा हूँ। टॉप इंस्टीट्यूशन से मुराद ये है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, वहाँ पे लेबॉर्टरीज़ हैं, उसके बाद वहाँ पे क्लासेस वगैरह टाइम पे होता है, वहाँ पे सारी फैसिलिटी है रिसर्च को लेकर के, वो बेसिकली इससे मुराद है मेरा। तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, रिसर्च की क्वालिटी वहाँ ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये है बेसिकली। लेकिन हाँ, कुछ ऑप्शंस हैं, मतलब अगर आप फॉरेन में करना चाहते हैं रिसर्च और आप क्रेडिबल इनफ, यानी कि आप एक अच्छे रिसर्चर हैं, तो देर आर सम स्कॉलरशिप, देर आर सम फेलोशिप अदर देन जो हमने नेट JRF की बात की। फेलोशिप इसी तरह से रहते हैं या कुछ मुख्तलिफ होते हैं? क्योंकि देखा जाता है बुनियादी तौर पे कि वहाँ की जो चीज़ें होती है कहीं ना कहीं जब हम बैनुल अक़वामी सतह पर देखते हैं तो जाहिर सी बात है वो मुख्तलिफ होंगे। हाँ, तो अगर किस तरीके से होते हैं? हाँ, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वहाँ पे हैं, टॉप लेयर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे बेसिकली। अगर आप US की बात करें तो वहाँ पे जो मेरे माइंड में इस वक्त आ रहा है, जो फुल ब्राइट फेलोशिप जो है USA का होता है, जो काफ़ी रिनाउंड है। उसमें अलग अलग लेवल पे आपको PhD करना है तो है। ड्यूरिंग द PhD 1 साल के लिए आप जाना चाहते हैं उस फेलोशिप पे, वो है बेसिकली। उसके बाद फिर आप UK के लिए आपका कॉमनवेल्थ फेलोशिप है, जहाँ पे आपको पर मंथ स्कॉलरशिप आपको 1000 यूरो मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पे USA में भी $1000 पर मंथ, अगर मैं अमाउंट सही रिकॉल। फिर वहाँ पे रुकने का, आने जाने का, मेडिकल का ख़र्चा, ये सारा हॉस्टल का सारा वो पे करते हैं। इन एडिशन टू दैट आपको पर मंथ पे करते हैं 1000, 1500। उसके बाद फिर अगर आप जर्मनी का अगर मैं याद करूँ तो डार्ट फेलोशिप होता है, DAAD। डार्ट फेलोशिप भी काफ़ी रिनाउंड फेलोशिप है, जिसमें आपको अराउंड 1500 से 2000 यूरो पर मंथ आपको पे करते हैं। उसके बाद जो है और भी अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, जो टॉप लेयर की इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड फेलोशिप एज वेल एज यूनिवर्सिटी फंडेड फेलोशिप, ये सारे फॉरेन में फेलोशिप में अवेलेबल हैं बेसिकली। इरास्मस मुंडस यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए होता है,
तो ये सारे अवेलेबल हैं। अगर आपका रिसर्च प्रपोजल स्ट्रांग है, अगर आपको गाइड करने के लिए कोई तैयार है, फॉरेन कंट्री में कोई प्रोफेसर आपके टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन गो अब्रॉड इन द टॉप लेयर इंस्टीट्यूशन एंड यू कैन pursue your PhD degree with a very good stipend बेसिकली। तो फॉरेन में भी काफ़ी फेलोशिप अवेलेबल है अलग अलग कंट्रीज़ में। इट डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च का प्रपोजल कितना साउंड इनफ है। सर आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे नज़दीक हमारे सामने बहुत सारे AI टूल्स हैं, जैसे कि ChatGPT और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एप्स टूल्स हैं ऐसे ऐसे जिससे आपको बहुत सारे रिसर्च टॉपिक्स देकर आप बहुत इजीली आप ले सकते हैं। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि एक रिसर्चर के लिए एक मददगार साबित हो रहा है या एक थ्रेट? ओके, ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक आपने उठाया है एंड डेफिनेटली आज के वक्त में ये इनफैक्ट कई बार कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं, जो लोग थोड़ा PhD और रिसर्च से हटके हैं, उनका ये आता है कि आज के वक्त में रिसर्च की क्या ज़रूरत है, ChatGPT है ना, जेमिनी है, कोपायलट है, और हाँ वो ये सोचते हैं कि रिसर्च की क्या ज़रूरत है। मैं उसको जो है सडन कह लीजिए कि मैं उस पर लिख दूंगा कि भाई मैं उसी को ChatGPT को बोलूँगा कि काइंडली ड्राफ्ट रिसर्च पेपर on women in Telangana working in the media from the last 10 years and their contribution and prepare this research report in 20-30 pages। ChatGPT जनरेट करके दे दिया। लेकिन नहीं, वो आपका इथिकली करेक्ट भी नहीं है और वो रिसर्च करके वो नहीं देगा, वो दे ही नहीं सकता। वो इसलिए नहीं दे सकता, क्या ChatGPT आपको लेट्स अज्यूम के आपकी कोई सीनियर हैं जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, पार्टिकुलरली मीडिया में, क्या ChatGPT जा करके उनसे सवाल पूछेगा कि आपके बैरियर्स क्या, आपके चैलेंजेस क्या हैं? बिल्कुल भी नहीं सर। तो कैसे वो उसको कैसे पता चलेगा बेसिकली? यानी कि वो ये डेटा तो जरूर ले सकता है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो डेटा, लेकिन ये सवाल जो मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं एक ही क्वेश्चन को, कि challenges faced by the women in Telangana working in the mass media industry बेसिकली। तो वो तो उनके जब तक कि उस वुमेन के पास जा करके मैं उनको 10 अलग अलग तरीके से सवाल ना पूछूंगा, वो ट्रू रिसर्च हो ही नहीं पाएगा। ChatGPT हमें कैसे बता पाएगा, उसके दिल की बात क्या बता पाएगा? अरे मैं कई बार तो हम तो खुद अपने दिल की बात नहीं जान पाते कि कल क्या होगा हमारे साथ बेसिकली। तो अगर आप ChatGPT आपको रिसर्च, हाँ राइटअप पार्ट में सर्टेन पोर्शन में शायद आपको ChatGPT कह लें या फिर किसी भी AI का टूल्स कह लें, उसमें परप्लेक्सिटी है, कोपायलट है, जेमिनी है, ठीक है, अलग अलग जो है अलग अलग पर्पसेस के लिए हैं। ओके, ग्रामरली का भी यूज़ होता है, मतलब अपने इंग्लिश लैंग्वेज को ट्यून फाइन करने के लिए। ओके, पेपर पल है, बहुत सारे हैं, तो वो आपको रिफाइन ज़रूर कर देगा। लेकिन रिसर्च करने का ब्रेन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दैट इज़ द सिंपल लॉजिक बेसिकली, ब्रेन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो ब्रेन कहने से मतलब मेरा क्या है, रिसर्च का। रिसर्च यानी कि रिसर्च एक यूनिक चीज़ है अपने आप में, जिसको कोई रिप्लेस नहीं करके देगा। कोई भी AI या मशीन लर्निंग है या डीप लर्निंग है या ML या AI है, वो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से देता है? जो हमने फीड किया, कहीं ना कहीं वहीं से देता है। फीड किया, लेकिन जो रिसर्च हुआ ही नहीं है वो फीड करके कैसे देगा? और फॉल्स चीजें भी दे देते हैं ChatGPT तो वो तो उसकी ऑथेंटिसिटी है नहीं, वो रिसर्च को रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता बेसिकली। अगर ऐसा है तब तो आप फिर ChatGPT को बोलो, एक काम करो, ChatGPT को आप बोलो कि आप ऐसा करो ना कि आप एक मुझे पूरा एक डिटेल रिसर्च बना करके दो जिसमें ना फ्लाइंग कार हो, कार का साइज वही हो और 20x20 में हमारा कहीं भी लैंड कर जाए। यहाँ से हमें कोलकाता जाना है, कोई बात नहीं, हम कार को उड़ाया जाके बैठ गए, नहीं दे पाएगा, हमें करना पड़ेगा, इंजीनियर्स को करना पड़ेगा वो रिसर्च बेसिकली। उसी तरह से जो है आप देख लें, बहुत सारे मेडिकल फील्ड में जो है कैंसर्स हैं, बहुत सारे जो है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं बेसिकली। वो क्या कर, उसको ChatGPT आप AI को बोलो कि हमें उसका जो है रिसर्च करके दे दे कि हमेशा हमेशा के लिए पूरी दुनिया से जो है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ ख़त्म हो जाए, नहीं कर पाएगा। हम जो ChatGPT या फिर कोई भी AI क्या करता, हमने जो मशीन को जो दिया है उस बेसिस पे वो प्रिडिक्ट करता है, उस बेसिस पे वो बना करके देता है बेसिकली। तो उसको अच्छे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, लैंग्वेज रिफाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, पॉलिश लैंग्वेज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च और एनालिटिक्स के लिए वो ये काम नहीं कर पाएगा बेसिकली। सो दैट इज़ हाउ एग्जैक्टली। अब इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं रिसर्च को लेकर के। जो और कुछ चैलेंजेस आता है आज के वक्त में, प्लैग का आता है।
प्लेगरिज्म, यानी कि हमसे रिलेटेड किसी और ने टॉपिक पे रिसर्च किया था पहले, हमने वहाँ से कॉपी पेस्ट करके रिपोर्ट बना दिया। जब आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा आपका 70% 80% जो आपने थेसिस में जो लिखा है वो कहीं और का मैच कर जा रहा है। तो ये एक मेजर इश्यूज़ है। इनफैक्ट उस पर कई केसेस अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि इवन की प्रोफेसर और वाइस चांसलर तक को अपनी जॉब टर्मिनेट किया गया है प्लेगरिज्म के बेस पे। यानी कि इथिक्स की बातें हम लोग कर रहे हैं कि रिसर्च में इथिक्स का मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरे के रिसर्च को कॉपी करके अपने नाम पे पब्लिश कर दिया, अपने नाम पर लिख दिया, दूसरे का किताब है उसको कुछ चेंजेस करके अपने नाम पे जो है पब्लिश कर दिया किताब कि हमने पब्लिश किया है। तो दीज आर द अनएथिकल प्रैक्टिसेस जिसको हम लोग कहते हैं प्लेगरिज्म रिपोर्ट कहते हैं। तो उसके बेसिस पे कई इवन के आई वाज रीडिंग वन न्यूज़ कि फॉर्मर वाइस चांसलर तक को इसमें जो है केसेस चले हैं। तो दीज आर द इथिकल इश्यूज़ हैं बेसिकली। अगर कोई इथिकल तरीके से रिसर्च करता है तो डेफिनेटली दैट इज़ वेलकम। और रिसर्च कोई भी पीएचडी में अगर आ रहा है तो ही और शी मस्ट कीप इन माइंड के अनएथिकल चीज़ें रिसर्च के प्रैक्टिस में ना लाएं बेसिकली। सर एपीआई स्कोर क्या होता है और क्या ये ट्रूली मेरिट बेस्ड है? एपीआई बेसिकली आप ऐसे कर लें कि इसका फुल फॉर्म आप एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो ये एक मेजरमेंट टूल्स है। आप जिस तरह से आप ये कह लें कि आपको ए ग्रेड मिला एग्ज़ाम में, किस बेसिस पे मिला? सर्टेन टूल्स हैं ना कि दोज हु हैव सिक्योर्ड मार्क्स मोर देन 80% उनको ए ग्रेड मिलेगा, जिसने 80 से 70 मिला उसको बी ग्रेड मिलेगा, जिसने लेस देन 30% लाया उसको एफ ग्रेड यानी फेल मिलेगा। तो ये मेजरमेंट का टूल्स है। उसी तरह अच्छा वो आपको 80 मार्क्स कैसे मिलता है? आपका इंटरनल एग्जाम होता है, एक्सटर्नल एग्जाम होता है, पेपर इवैल्यूएशन होते हैं, टोटल मार्क्स आता है, टोटल मार्क्स के बेस पे आपका ग्रेडिंग बनता है। तो उसी तरह से एपीआई जो है, जो एकेडमिक्स में जो लोग हैं, हायर एजुकेशन में जो लोग हैं, उनके परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए ये इंडेक्स तैयार होता है। उसमें आपका रिसर्च का कॉन्ट्रोवर्सी, फॉर एग्जांपल कि दो लोग पीएचडी करने के बाद दोनों रिसर्च में आ गए, आप भी और मैं भी आ गया, आपने 10 अच्छे रिसर्च पेपर पब्लिश कर लिए 2 साल में, मैंने 2 ही 3 किया या फिर न किया हमने, तो आपका तो परफॉर्मेंस बेहतर हुआ ना। तो जब एपीआई बनेगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनेगा, तो आपको उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ये अज्यूम किया जाएगा कि आप एक बेहतर रिसर्चर हैं, आपका परफॉर्मेंस एकेडमिक्स में बेहतर है। तो वो एपीआई बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि इसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। आपका रिसर्च पेपर हो गया, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड का मार्क्स हो गया, आपका कह लें कि आप एक्सपीरियंस हो गया, बेस्ट पेपर अवार्ड मिला है, रिसर्चर का अवार्ड मिला है तो वो हो गया। पर तो वो सब मिला करके आपका एपीआई परफॉर्मेंस इंडेक्स में बनाया जाता है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब आप कह सकते हैं कि उससे एक क्रेडेंशियल एस्टैब्लिश होता है कि जो रिसर्चर है, जो एकेडमिक्स के फील्ड में है, पार्टिकुलर हायर एजुकेशन में, उनका परफॉर्मेंस कितना बेहतर है एक्चुअली। तो ये एक मेजरमेंट आप कह सकते हैं। हालांकि इसमें और भी कुछ चीज़ें अगर मैं ऐड करूं तो जैसे हम लोग बातें कर रहे थे ना पब्लिश और पेरिश, तो आजकल बहुत सारे जर्नल्स हैं जो हम पेपर जो पब्लिश करते हैं जर्नल्स में करते हैं, रिसर्च पेपर हम पब्लिश करते हैं, या तो बुक लिखते हैं, बुक चैप्टर, या तो रिसर्च पेपर। तो लार्जली रिसर्च पेपर के ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि बुक जो लिखते हैं वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर हम टॉपिक बाय टॉपिक ये क्या है, मतलब किसी भी ओके जर्नलिज्म क्या है और उसमें कैसे हाउ टू हैंडल द कैमरा, हाँ एग्जैक्टली। रिसर्च में क्या है कि डेप्थ नॉलेज करके आप वहाँ पे कुछ फाइंडिंग, आउटकम, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे सोसाइटी को और बेहतर वो ले जा सके, तो उसमें क्या है बेसिकली। तो जो पेपर जो पब्लिश होते हैं तो उसमें जर्नल्स की इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग से मतलब ये है हमारा बेसिकली कि कई ऐसे टॉप लेयर इंस्टीट्यूशन ने या ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ जर्नल मीन्स जिसमें पेपर पब्लिश होता है, उसको रैंकिंग दिया कि कौन जर्नल कितना बेहतर है। जैसे अगर मैंने कुछ भी लिखा और उसको आपने पब्लिश कर दिया तो इसका मतलब कि जर्नल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कुछ भी पब्लिश कर दे रहा है। जैसे अभी अगर आप न्यूज़पेपर की बात करें तो आप द हिंदू को अप्रिशिएट करते हैं कि द हिंदू एक अच्छा जर्नल, अच्छा न्यूज़पेपर है। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें आर्टिकल्स अच्छे आते हैं, कंटेंट अच्छे हैं, एग्जैक्टली। तो उसी तरह से जर्नल्स को भी रैंकिंग किया जाता है
तो इसमें बहुत सारे, अगर स्कोपस लिस्टिंग वन ऑफ द फेमस है, अगर स्कोपस लिस्टिंग जर्नल है तो बहुत बेहतर है। स्कोपस में भी 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं, Q1, क्वार्टाइल 1, Q2, Q3, Q4। ये आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल को बताता है कि आपने कितने अच्छे जर्नल्स में पब्लिश किया। फिर वेब ऑफ साइंस है, ABDC है, ये अलग अलग इंडेक्सिंग का मेथड है जो इस्टेब्लिश करता है कि आपने कितनी अच्छे जर्नल्स पब्लिश किया। सी फॉर एग्जांपल, आपने एक ही रिसर्च पेपर पब्लिश किया, लेकिन वो बहुत हाई क्वालिटी का जर्नल है जो पूरे वर्ल्ड में पढ़ा जाता है और उसको लोग मानते हैं कि ये जर्नल काफ़ी रेपुटेड है। और हमने ऐसे जर्नल में किया जिसको कोई नहीं जानता, जैसा तैसा रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर देता है, तो आपकी क्रेडेंशियल हमसे ज़्यादा होगी। दो आपने सिर्फ एक ही पेपर पब्लिश किया, हमने 4 किया है, लेकिन आपका वो एक पेपर बहुत टॉप लेयर जर्नल्स में है बेसिकली। सर इसी के साथ एक सवाल ये कि बहुत बुनियादी सवाल है, कोई स्ट्रीम जैसे कि पीजी करके मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन करके उसके बाद क्या करते हैं कि वो इंडस्ट्री में वर्क करने चले जाते हैं। इंडस्ट्री से वर्क करने के बाद फिर इन्हें रियलाइज होता है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कैरियर में मुझे जाना चाहिए, तो उनके लिए क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, और उनके लिए क्या एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज, क्या क्या उनको फेस करने पड़ेंगे? वेल डेफिनेटली, जैसे कि हम लोगों ने बातें की कि मास्टर के बाद अगर आपको पीएचडी करना है तो पीएचडी से पहले आप ये सोच लेंगे क्या आप उस लायक हैं, क्या आपका इंटरेस्ट है टीचिंग में, क्या आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में, क्या आप अभी किताबें पढ़ने का वो एपेटाइट बना हुआ है, जो आप किताबें पढ़ने की जो भूख बनी हुई है। तो ठीक है, हो सकता है उसे लगा कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मैं कॉर्पोरेट में जा रहा हूँ, उसने जॉब किया। आफ्टर 5 and 10 ईयर्स ही और शी रियलाइज कि नहीं मुझे एकेडमिक्स में जाना चाहिए था, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, बेसिकली ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। तो यस, इट्स ऑलवेज वेलकम। और डेफिनेटली उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो जॉब छोड़ कर के आएँ और फुल टाइम पीएचडी करें जैसे नॉर्मली बाकी लोग कर रहे हैं। एंट्रेंस फॉलोड बाय इंटरव्यू, एडमिशन होगा, उसके बाद कोर्स वर्क, उसका सुपरवाइज़र अलॉट होंगे, डीसी कमेटी बनेगी जिसमें 2-3 एक्सटर्नल रहेंगे, उसके बाद जो है वो अपना रिसर्च करेंगे कंटिन्यू, पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे किसी कॉन्फ्रेंस में, पब्लिश करेंगे, थेसिस जमा करेंगे, थेसिस इवैल्यूएशन होगा, वाइवा होगा, यानी कि हमने शॉर्ट में आपको बता दिया पूरा प्रोसेस, तो वो जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि नहीं, ऑलरेडी 40 एज हो चुका है, 45 हो चुका है, मैरिड हैं, और मैरिड नहीं भी हैं तो फिनेंशियल बर्डन है मेरे ऊपर, घर का खर्च चलाना है मुझे, ठीक है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना, ओल्ड एज, मैं जॉब कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन जॉब भी करना चाह रहे हैं और पीएचडी करने का भी इंक्लाइन है, उस केस में पार्ट टाइम पीएचडी होता है। सर मेरा नेक्स्ट आखिरी सवाल ये है, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ लंबी गुफ्तगू और इतनी लंबी गुफ्तगू हो गई, और बेहतरीन, कहीं ना कहीं बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, और जो हमारे ऑडियंस देखेंगे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उन्हें नॉलेज मिलेगी इससे। तो एक बुनियादी सवाल ये है कि अगर ओवरऑल पीएचडी की प्रोसेस में अगर 3 चेंजेस करना का मौका आपको मिले तो आप क्या करना चाहेंगे, क्यों? बड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और ये पर्सनली मुझसे आपने पूछा कि आप क्या करना चाहेंगे, तो कई चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग एडमिशन रिसर्च में लेते हैं पीएचडी में, मैं इसको कंपलसरी करना चाहूँगा कि कम से कम 2 रिसर्च पेपर आपका पब्लिश होना चाहिए थीसिस जमा करने से पहले एक चीज़। दूसरी चीज़, रिसर्च में जो लोग आ रहे हैं वो उनकी मतलब ये हो सकता है कि कई लोग जो है इसको एक्सेप्ट ना करें, लेकिन रिसर्च का एंट्रेंस और थोड़ा टफ बनाएं, और पर्पस ये होगा कि हम उन्हीं लड़कों को फिल्टर करके लाएं जो सच में डिज़र्व करते हैं। कई बार क्या होता है कि सीट्स 15 सीट्स हैं डिपार्टमेंट में, 12 सीट्स हैं, तो 12 को आपको लेना ही है, तो आप जो है ले लिए किसी को। अब वो बंदा वो सिर्फ फेलोशिप लेने के लिए आया है, ठीक है, रिसर्च को लेकर बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं है, तो उस केसेस में क्या इश्यूज आ रहे हैं कि पीएचडी तो कर लिया, अब जॉब नहीं है उसके लिए। तो इसको जॉब्स, और तो पहला चीज़ तो हमने पब्लिकेशन का कहा। दूसरी चीज़ जो है, एंट्रेंस टेस्ट को और फिल्टर्ड करें, और एडमिशन उतना ही हो जितना आपका इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है। अब जो है मान के ये चलें, ऑन एन एवरेज इंडिया में
BA इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर का ज़रूरत है 5,000। अब PhD करने वाले 15, 20, 30,000 हैं। अब PhD करने को तो उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग, यानी कि जॉब सिक्योरिटी की बात मैं कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये 3 प्रोसेस हो सकते हैं जिससे आप जो है बिल्कुल, और एक कई केसेस में आप कह लें कि डैक की जो कमेटी हालांकि होती है कई जगह पे, डैक में जो है दूसरे जगह से भी कुछ फॉरेनर्स को इन्वॉल्व करें आप, ठीक है, ऑनलाइन का ज़माना है, आप जो है डॉक्टर एडवाइजरी कमेटी की जो मैं बात कर रहा था, आपके एक फॉरेन के प्रोफेसर भी हों, और एक और जो लास्ट में एक्सचेंज प्रोग्राम इसमें, हालांकि आपने 3 कहा था, मैं शायद ये 4 या 5वें पॉइंट पे आ गया हूँ, उसमें एक्सचेंज की फैसिलिटी हो, एक्सचेंज प्रोग्राम हो। एक्सचेंज प्रोग्राम ये हो कि अगर आप मानो से PhD कर रहे हैं तो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए आप JNU जाएं, जो प्रोफेसर उससे रिलेटेड वहाँ पे रिसर्च एंड टीचिंग में हो, उसी तरह JNU के बच्चे यहाँ आएँ। क्या होगा, उसमें आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा बेसिकली, जिस तरह से फॉरेन यूनिवर्सिटी करवाती है। मैं बातें कर रहा था ना कि ड्यूरिंग द PhD 1 साल के लिए स्कॉलरशिप पे आप जाइए, जिसको हम स्प्लिट प्रोग्राम भी कहते हैं बेसिकली, वो प्रोग्राम यहाँ भी आपको लॉन्च करने की ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत आपको लगी है? आप इमेजिन करो कि आप PhD कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन में, मानू में, आप 6 महीने के लिए आप IIMC चले गए, नई चीज़ें वहाँ सीखने को मिलेगी। उसी तरह से लास्टली एक और चेंजेस मैं कहूँगा कि जो लोग ख़ास तौर से सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ पे काम कर रहे हैं उनको, और सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में भी नॉर्मली वो लोग जो सोसाइटी पे काम कर रहे हैं, सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, चाहे वो सोशोलॉजिकल हो, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव हो, या फिर जो है आप कह लें कि फिनेंशियल पर्सपेक्टिव, सोसाइटी के जो अलग अलग चीज़ें कल्चरल पर्सपेक्टिव पे कर रहे हों, वोमेन पे कर रहे हों, रूरल एरिया पे कर रहे हों, अर्बन एरिया में कर रहे, जो भी, उनको कम से कम ना कुछ उनको वो एक्सपोज़र, सोसाइटी का एक्सपोज़र ज़रूर मिलना चाहिए। हो सकता है कि ड्यूरिंग द PhD 2-3 महीने के लिए आप जो है पूरी तरीके से उनको उस जिस टॉपिक पे वो रिसर्च कर उस एरिया में आप भेज दें बिल्कुल। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम के रूरल तेलंगाना पे आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर ये एक्सपोज़र होना चाहिए कि रूरल तेलंगाना है क्या। तो डेटा कलेक्शन के लिए हम तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन डेटा कलेक्शन हम जाते हैं, ऐसा नहीं कि जो लोग प्राइमरी डेटा पे काम कर रहे होते हैं वो डेटा कलेक्शन के लिए तेलंगाना के गांव में रूरल एरिया में ज़रूर जाएंगे, औरतों से डेटा कलेक्ट करें, लेकिन वहाँ पर्पस होता है बस डेटा लें और चले आएँ। नहीं, वहाँ कहीं ना कोई, अगर कोई वहाँ पे इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो, उसमें इन्वॉल्व कर दें 2-3 महीने के लिए, तो लेट देम गेट द प्रैक्टिकल एक्सपोजर की वुमेन इन तेलंगाना वो क्या हैं, कैसे रहते हैं, उनका ट्रेडिशन क्या है, उनका फिनेंशियल एस्पेक्ट क्या है, वो किन किन ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, कल्चर क्या है, उसकी माइंड सेट क्या है, उनकी पर्सपेक्टिव क्या है। तो डैट विल, नॉर्मली लास्ट में ये बताऊंगा कि नॉर्मली हम एज्यूम करते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिसर्च लैब में होता है, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग केमिकल डाल के, अलग अलग तरीके से, जो भी साइंस का या टेक्नोलॉजी अलग अलग इक्विपमेंट के थ्रू। सोशल साइंस का रिसर्च आपका सोसाइटी में जाकर के होता है। यहाँ से बैठ करके हम बातें कर रहे हैं, फार्मर्स के बारे में पॉलिसी बना रहे हैं, फार्मर्स पे हम थीसिस लिख रहे हैं, एसी में बैठ करके जो यहाँ से 50-100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर या फिर बिहार यूपी कोई सा देख ले, वहाँ के इंटीरियर में जो बंदा फार्मिंग कर रहा है, जो खेती कर रहा है, जो बेचारा मतलब कि खेत में उतरता है और जो है सुबह से शाम तक खेत में रहता है, उनके लिए बैठ करके हम यहाँ पे एग्रीकल्चर पे रिसर्च कर रहे हैं कि हाँ फार्मर्स को क्या करना चाहिए, फार्मर्स कैसा होता है, फार्मर्स को क्या क्या चैलेंजेस हैं, फार्मर्स को क्या क्या परेशानी आ रही है। हम ऐसे ही बैठ करके सोशल साइंस के रिसर्च सोसाइटी में जाके करना होगा, आपको वहाँ जाना होगा, आपको देखना होगा, उतरना होगा, उनके साथ रहना होगा। ये साइंस का रिसर्च नहीं, साइंस का रिसर्च लैब में होता है, बायोलॉजी का रिसर्च लैब में होता है, केमिस्ट्री का रिसर्च लैब में होता है। अगर हमको एक फ्लाइंग कार बनाना है तो वो हमारा लैब में होगा, कार में ऐसा क्या क्या लगा। अगर हमें कोई डिफेंस में कोई अगर मिसाइल बनाना होगा तो उसके लिए हमको सोसाइटी में जाने की जरूरत, हम अपने लैब में काम करेंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे। लेकिन जब हम वर्क करते हैं, जब हम किसी सोशल साइंस में रिसर्च करते हैं, मास कम्युनिकेशन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द सोशल साइंस बेसिकली, तो सोसाइटी में आपको उतरना होगा, देखना होगा, समझना होगा बेसिकली। तो जस्ट टू समराइज, पब्लिकेशन को लेकर के मैंने बातें की,
हमने एक्सचेंज प्रोग्राम की बातें की, यानी कि जो आपने 3 हमसे पूछे थे, मैं शायद 5-6 क्रॉस कर गया, उसके लिए माज़रत चाहूँगा। नहीं सर, आपने आपको उसकी और ज़रूरत लगी। मैंने 3 इस वज़ह से कहा क्योंकि बुनियादी चीज़ें हो सकती है कि हाँ, आप 3 चेंजेस लाना चाहें तो क्या लाएँगे? लेकिन और भी आपको ज़रूरत लगी, इस वज़ह से आपने वाज़ेह हाँ, किया। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपने पीएचडी इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री। हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं, पीएचडी आपको पीएचडी में मैंने क्या कहा 5 साल, 6 साल, 7 साल भी लग जाते हैं। पीएचडी करने के बाद जॉब नहीं है अवेलेबल। इमेजिन कि एक सिंपल यूजी करके बीटेक करके बंदा अच्छा खासा कमा रहा है और आप पीएचडी करके कुछ नहीं, तो उससे सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके? यानी कि आपने अपना टाइम दिया, आप 30 साल तक पढ़ते रह गए, आप एट ये लीस्ट कभी-कभी। आपने आपने कॉम्प्रोमाइज़ की फैमिली के साथ, आपका पैसा भी अच्छा खासा खर्च हुआ, जिनको फेलोशिप नहीं मिल रही है, जिनको मिल भी रही है तो बहुत बहुत हैंडसम सैलरी तो नहीं है, वो तो फेलोशिप है ना। उसके बाद हाईएस्ट डिग्री आपके पास आ जाता है, आप डॉक्टर भी कहला रहे हैं, जॉब नहीं है मार्केट में। तो इसीलिए मैंने कहा कि उसकी फ़िल्टरिंग जो है, उसका एक एंट्रेंस जो है उसी डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे हो, ना कि आओ बस जितने लोग चाह रहे हैं एडमिशन ले लो, फेलोशिप ले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे बेसिकली। ये शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमें ओवरऑल पीएचडी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन हो गई आज। ऐसे मतलब हर एक चीज़ के बारे में जिक्र हो गया और आपने जो चीज़ मुझसे नहीं भी हो पा रही थी कवर, आपने उसको भी जिक्र करके और बहुत डिटेल में समझाया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे ऑडियंस जितने भी पीजी यूजी के तालिब इल्म देख रहे हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब बिल्कुल मैं भी कहना चाहूँगी, मैं भी तालिब इल्म हूँ, यूजी की स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर की। मुझे भी बहुत कुछ मेरे जहन में जो भी सवालात थे बहुत क्लियर हो गए कि हाँ आखिर है क्या पीएचडी, क्या होता ओवरऑल, सारी चीज़ें हम कवर कर दिए। बेहद शुक्रिया आपका सर। बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने जो है बहुत डिटेल, मैं अगर पूरे क्वेश्चन को फ्रेमवर्क अगर देखने की कोशिश करूं तो आपने स्टार्ट किया शुरू से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर के, पीएचडी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम क्या है अपना, रेगुलेटरी बॉडी कौन सा है, फेलोशिप इंडिया और फॉरेन में कहाँ कहाँ है, उसमें और क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो अब एक वाइड क्वेश्चन आपने कवर किया, तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया और अपनी बात रखने की। उम्मीद है कि लोगों को इससे फ़ायदा होगा, और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद इतने अच्छे प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए। बहुत शुक्रिया।